तो यहाँ पे अगर आप देखें डार्क रिएक्शन में तो आपके कार्बन एक्सेप्टर कौन होंगे C3 और C4 साइकिल में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके डार्क रिएक्शन की C3 पाथवे C4 पाथवे। C3 पाथवे यानी C3 साइकिल जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसके जो डिस्कवरर थे उसका नाम था मिस्टर मेल्विन केल्विन। एंड C4 पाथवे जो है इसको हम कहते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल क्योंकि ये दी गई थी बाय साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक। तो हैच एंड स्लैक ने C4 पाथवे दी तो इसलिए उसका नाम हैच एंड स्लैक पाथवे। केल्विन साहब ने C3 साइकिल दी इसलिए C3 का नाम है केल्विन पाथवे। सिंपल ठीक है। अब देखिए इसका नाम C3 क्यों है? C3 मतलब C का मतलब कार्बन, 3 मतलब 3 यानी पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा इस साइकिल में वो 3 कार्बन का बनेगा। यह है C4 यानी C का मतलब कार्बन, 4 का मतलब 4 इटसेल्फ यानी पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनेगा C4 साइकिल में ये 4 कार्बन का बनेगा। दोनों ही केसेस में एसिड बन रहे होते हैं, ये नाम याद रखिएगा, दोनों ही केसेस में एसिड बन रहे होते हैं एज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ अगर आप C3 पाथवे की बात करें तो C3 पाथवे को C3 क्यों कहा क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट नहीं पहला ढंग का स्टेबल प्रोडक्ट जो है ये 3 कार्बन का बना, नाम है इसका पग्गा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एसिड बना है। करेक्ट। तो केल्विन साहब जो थे जिन्होंने C3 पाथवे दी इन्होंने एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक पाथवे को नोटिस किया और इन्होंने C14 रेडियो लेबल आइसोटोप को इस्तेमाल किया। भाई कार्बन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा भाई एटॉमिक नंबर देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन 6 है इसका एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर वेट क्या एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा अकेला ही तो है मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा आपका 12, 2 प्लस कर दोगे तो रेडियोएक्टिव हो जाएगा 14 हो जाएगा 14 हो गया। तो C14 यूज किया तो C14 को हम ट्रैक कर सकते हैं कहां जा रहा है क्या बना रहा है। तो रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक जो है रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थोड़ा ज्यादा ही कॉमन हो चुका था साइंस में। तो केल्विन साहब ने भी इस बात का फायदा उठाया और इन्होंने क्या किया इन्होंने बेसिकली आपका रेडियो एक्टिव कार्बन इस्तेमाल किया ये देखने के लिए कि क्या बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने क्या देखा अब एक्चुअली में क्या है हमें लगता है कि भाई एक है मॉलिक्यूल X इस पे मैंने एक CO2 जोड़ दिया है तो आपका बन गया 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट यानी पग्गा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो बताओ ये X जो है कितने कार्बन का होगा? सर X है यहाँ पर है एक कार्बन और टोटल बने आपके 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट तो हमें लगा भाई X जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 कार्बन -1 कार्बन यानी 2 कार्बन का होना चाहिए एक्सेप्टर जो CO2 को ले रहा है ये 2 कार्बन का होना चाहिए। मैथ तो ये कहती है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में जो हुआ उसको देख करके साइंटिस्ट की आंखें फट गई। उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा कि यहाँ पहला जो कार्बन एक्सेप्टर है 5 कार्बन का है इसका नाम है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन का है। तो ये आपका क्या है कार्बन एक्सेप्टर है, पहला कार्बन एक्सेप्टर है। तो इस 5 कार्बन के RUBP ने एक CO2 उठाया तो आपका 6 कार्बन का पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट बना, अनस्टेबल जबकि हमें काउंट करना था पहला स्टेबल प्रोडक्ट। तो 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बना इसके हमने 2 टुकड़े कर डाले 3 कार्बन के, ये पहले स्टेबल प्रोडक्ट बने 2 पग्गा बन गए PGA बन गए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का। तो कोई पूछे कि आपका पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है ये कितने कार्बन का है C3 साइकिल में 3 कार्बन का तभी से C3 का, लेकिन पहला कार्बन एक्सेप्टर कितने कार्बन का है आपका 5 कार्बन का है। ठीक है ये हमें देखने को मिला। ठीक है एकदम करेक्ट है। C3 पाथवे जो है एक यूनिवर्सल पाथवे है दुनिया के हर प्लांट में देखने को मिलती है चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो सब में देखने को मिलेगी। यानी अगर मैं कह रहा हूं एक प्लांट C3 प्लांट है इसका मतलब उसमें सिर्फ C3 साइकिल होती है C3 प्लांट है। और अगर मैं एक कह रहा हूं प्लांट की वो C4 प्लांट है इसका मतलब उसमें C3 के अलावा C4 हो रही है, C3 तो होगी ही होगी इसको कोई नहीं रोक सकता, C3 तो होगी इसको कोई नहीं रोक सकता, यूनिवर्सल पाथवे है यहाँ C3 के साथ C4 भी होगी इसीलिए इसको C4 प्लांट कह डाला, C3 तो होनी ही होनी है। करेक्ट। यहाँ देखिए अब मेरे भाई C4 पाथवे जो है C4 पाथवे का नाम C4 क्यों पड़ा क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता है OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पहला आपका स्टेबल प्रोडक्ट होता है। C3 में था पग्गा यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ है आपका OAA यानी आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहला स्टेबल प्रोडक्ट। इसे हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहा जाता है। यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल को दिया था लोगों तक पहुंचाया था इनका नाम था हैच एंड स्लैक। तो यहाँ क्या होता है यहाँ पे मैथ इज मैथिंग, यहाँ पे मैथ में दिक्कत नहीं है। अगर समझ लीजिए कोई कंपाउंड है जिसने एक कार्बन को एक्सेप्ट किया और आपका 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाया तो X कितने कार्बन का होना चाहिए 4 कार्बन -1 कार्बन, ये X होना चाहिए था 3 कार्बन का, चाहे 3 कार्बन का मिला यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैथ काम कर गई। ये आपका 3 कार्बन का होता है इसे पेप कहते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कहते हैं। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पहला कार्बन एक्सेप्टर है आपका पेप है 3 कार्बन का, इस पे एक CO2 जुड़ा तो कार्बन एक्सेप्टर है बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी आपका 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना। करेक्ट करेक्ट। कौन से हैं आपके यहाँ पर एग्जांपल मेज सोर्गम शुगरकेन, ये 3 नाम याद कर लो SMS से, सोर्गम मेज शुगरकेन SMS। अरे लाला कितने सारे भाई थैंक यू सर आ जाओ मिलो बाल को मिलो आपको तो जानते हैं सब लोग क्या आओ पूरी गैंग आ जाओ इनको आ जाओ भाई आ जाओ। ये देखो भाई ये माय फ्रेंड सर्कल ये भाई अब जो स्पैमिंग करेगा इस क्लास में तो यहाँ हमारे साथ देखो टीम में चट्टान बाहुबली लोग खड़े हैं ना तो थोड़ा संभल के आदमी दिखता ही बुलाया बस। अर्जुन वाले बच्चे जानते हैं साबू भाई एंट्री हुई थी अर्जुन में मेरे उस दिन पिताजी का रोल प्ले किया था इन्होंने एक प्रैंक कॉल पे तो ये बड़े खतरनाक आदमी है दोनों हाथों से चमाट मार सकते हैं। अभी स्पैमिंग चल रही थी तो मैंने इनको बोला था अपना एक दोस्त आएगा अपना भाई आएगा है ना, हालांकि बात आयुष सर की थी मैं इनको देख के डरे नहीं आपको देख के शायद कौन सा हो जाए कितना प्यारा बच्चा इनको मोटिवेट कर दो। बेस्ट ऑफ लक बोल दो सारे बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर क्या नाम इंग्लिश ये कुछ तो हो गया भाई कुछ तो हो गया भाई कुछ तो हो गया आयुष भाई दोनों लोग की एनर्जी नेक्स्ट लेवल है आपकी और बच्चों की। हम तो टूट गए मित्र भरोसा इस बार मचा देना भाई लोग नीट में। ऑल द बेस्ट बच्चों, नीट के लिए मचा देना एक बार। क्या बात है आपकी क्लास थैंक यू सो मच सर तो दिस इज अ वंडरफुल टीम ब्यूटीफुल टीम थैंक यू सो मच सर थैंक यू लगी तो नहीं सही ना साबू भाई इज अ वेरी जाइंट बॉय वेरी क्यूट बॉय वेरी स्वीट बॉय तो मैं बहुत अच्छे भाई दिखते ही चट्टान जैसे बहुत वेरी स्वीट वेरी हम्बल सब कुछ ठीक है यस मैम नहीं आज जो मैम होती हैं वो कुछ शुरू के सेशंस में आए थे मैम बाद के सेशन में कभी मैम कैंटी होगी तो मैम को मिलेंगे है ना पक्का प्रॉमिस। आज मैम है नहीं यहाँ पे कल भी मैम नहीं थी कल मैम नहीं थे एंड तक नहीं थे एंड तक मतलब बहुत जल्दी चले गए मैम शायद अपना सेशन शुरू हुआ था 6 बजे के आसपास चले गए ऑफिस टाइमिंग है मैं थोड़ा सा कंसर्न भी रहते हैं हम लोग तो मैम लोगों को थोड़ा जल्दी फ्री कर देते हैं यस ठीक है। अब देखिए C3 पाथवे है C3 पाथवे में पहला जो कार्बन एक्सेप्टर है ये 5 कार्बन का है RUBP उसने एक कार्बन लिया CO2 से 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बना 2 टुकड़े हो गए 3 कार्बन के यानी 2 पग्गा बन गए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। और मेरे भाई उसके अलावा अगर आप देखें C4 पाथवे में 3 कार्बन का पेप है एक CO2 ऐड कर दिया 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना ये आपने देखा ठीक है ये भी समझ आ गई। C4 पाथवे के एग्जांपल है मेज सोर्गम एंड शुगरकेन ये भी हमने देखा। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एक ये टॉपिक 8 नंबर का काम डन आज यहीं से इसको समझ लेना कुछ समझना है बार बार पूछना भानु सर भी नहीं है भानु सर को बाद में बुलाएंगे आएंगे सर भी है ना किसी काम से ऑफिस गए वापस आएंगे स्टूडियो में तो भानु सर से बुलाएंगे ठीक है आ जाओ।
मेरे भाई मेरी जान, मैंने आपको बताया यहाँ आपका 5 कार्बन का आरयूबीपी है, 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 कार्बन का आरयूबीपी है, विच इज अ कीटो मॉलिक्यूल, यानी कीटोन ग्रुप भी होता है इसमें, तो इसको कीटो एसिड कहते हैं। कीटोन ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है। यहाँ पर इसमें मैंने CO2 ऐड कर दिया है एक, यानी CO2 मैंने एटमॉस्फेयर से ले लिया है, तो आपके टोटल 6 कार्बन का एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बना, 1 2 3 4 5 5 कार्बन आरयूबीपी वाले, और ये आपका छठा कार्बन हो गया। ठीक है, छठा कार्बन हो गया, तो आपके 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गया। अब इसके दो टुकड़े कर दिए मैंने, इसको ब्रेक कर दिया दो टुकड़ों में, 3 कार्बन के दो टुकड़ों में, यानी पग्गा बन गए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए, 3 कार्बन के, यानी पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन गया 3 कार्बन का, इसीलिए C3 पाथवे बोला, एकदम सही बात है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका पग्गा है ये ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रायोज यानी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन का ही है, ये ट्रायोज फॉस्फेट बनाएगा, और उसके बाद ये शुगर बना सकता है, ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च कुछ भी बना सकता है। तो आपने क्या किया, ट्रायोज फॉस्फेट बनाने के लिए इस एक कार्बन को यहाँ छोड़ दिया और बाकी 5 कार्बन आपको वापस देने पड़े। पहले नॉर्मली देखो कि होता क्या मेरे भाई, समझ लीजिए आपने कैब बुक करी, इस कैब में आप बैठ गए, इस कैब ने आपको आपकी मंजिल पे छोड़ दिया, अब कैब तो अपने घर जाएगी ना, हमने कोई कैब खरीद ली है, कैब अपने घर चली जाएगी, अगली सवारी बैठाएगी, उसको अपनी मंजिल पे छोड़ेगी, फिर वापस जाएगी, कोई और सवारी बैठाएगी, उसे अपनी मंजिल पे छोड़ेगी, फिर वापस जाएगी, एंड सो ऑन। यानी कि मुझे इस साइकिल को चलाते रहने के लिए, साइकिल को जिंदा रखने के लिए आरयूबीपी मॉलिक्यूल वापस करते रहना पड़ेगा, रिसाइकिल करते रहना पड़ेगा। अर्थात मेरे भाई समझ लो, मेरे को ग्लूकोज बनाना है, तो मुझे यहाँ पर 6 कार्बन चाहिए, तो आरयूबीपी पे मैंने एक कार्बन जोड़ा, एक कार्बन यहाँ छोड़ा, आरयूबीपी वापस, दूसरा कार्बन पकड़ा, उसे यहाँ छोड़ा, आरयूबीपी वापस, तीसरा कार्बन पकड़ा, यहाँ छोड़ा, आरयूबीपी वापस, चौथा कार्बन पकड़ा, यहाँ छोड़ा, आरयूबीपी वापस, पांचवा कार्बन पकड़ा, छोड़ा, आरयूबीपी वापस, छठा कार्बन पकड़ा, छोड़ा, आरयूबीपी वापस जाता जा रहा है, नए नए कार्बन लाता जा रहा है, एक साइकिल में एक कार्बन को मैं पकड़ के लेके आ रहा हूँ। अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है 6 कार्बन का C6H12O6, क्या मुझे 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी सर। अगर मैं सुक्रोज बना रहा हूँ 12 कार्बन का C12H22O11, 12 कार्बन का सुक्रोज बना रहा हूँ, क्या 12 साइकिल चलानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ स्टार्च बना रहा हूँ 1000 कार्बन का, क्या 1000 बार केल्विन साइकिल चलेगी चलेगी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपकी साइकिल इतनी बार चलेगी जितनी बार आपको कार्बन चाहिए होगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर स्टेप्स क्या है इस केल्विन साइकिल में, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहले देखिए, ये जो आपका आरयूबीपी है 5 कार्बन का, इस पे मैं कार्बन ऐड कर रहा हूँ, कार्बन ऐड करना, कार्बन चढ़ा देना किसी के ऊपर इज कार्बोक्सिलेशन, कार्बन खींच लेना, डिलीट कर देना कार्बन, डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ मैं कार्बन चढ़ा रहा हूँ, आरयूबीपी पे कार्बन चढ़ा रहा हूँ, दिस इज कार्बोक्सिलेशन, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, क्योंकि कार्बन का आना जरूरी है तभी तो ग्लूकोज बनेगा। कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ठीक है, क्रूशियल स्टेप है। 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बना, इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी, क्योंकि अनस्टेबल है, बहुत स्टेबल नहीं है, कुछ टाइम बाद खुद ही टूट जाएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे इसके 3 कार्बन के। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 कार्बन के दो टुकड़े हो गए, तो यहाँ पर आपके दो पग्गा बन गए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को मैं रिड्यूस करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, CO2 को रिड्यूस करना है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो यहाँ पर रिडक्शन होगी, मेन प्रोसेस होगा ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च वगैरह बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो ये रिडक्शन हुआ। ये रिडक्शन जब होता है तो आपका 2 ATP और 2 NADPH इस्तेमाल होते हैं इस स्टेप में, रिडक्शन में। कार्बोक्सिलेशन में कोई एनर्जी नहीं लगी, यहाँ 2 ATP 2 NADPH इस्तेमाल हुए, तो आपका ट्रायोज फॉस्फेट बन गया। एक एक कार्बन आप यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। आरयूबीपी आपने वापस भेजा, आरयूबीपी वापस भेजना यानी रीजनरेट कर दिया आपने आरयूबीपी को, इसमें आपकी 1 ATP खर्च होती है। तो इस एक साइकिल में बताइए कितनी ATP लगी सर, इस एक साइकिल में 2 ATP लगी आपकी रिडक्शन स्टेप पे, 1 ATP लगी रीजनरेशन स्टेप पे, टोटल 3 ATP लगी, टोटल 3 ATP लगी। और रिडक्शन स्टेप पे 2 NADPH लगे, सिर्फ इसी स्टेप पे NADPH लगे तो 2 NADPH लगे। एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH लगे। आराम से देखो, दोबारा समझो, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा कि C3 साइकिल में जो पहला कार्बन एक्सेप्टर है ये होता है आरयूबीपी, इसका नाम है आरयूबीपी, ये 5 कार्बन का होता है। इस 5 कार्बन के आरयूबीपी को मैं कार्बोक्सिलेट कर दूंगा, यानी इसके ऊपर CO2 लगा दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दूंगा, यानी कार्बोक्सिलेशन कर दूंगा, तो 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ये 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट है, 6 कार्बन का तो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, अनस्टेबल है, तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, 3 कार्बन के 2 स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएंगे, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है आपके केल्विन साइकिल का। इतना ही था सर, इतना ही बात थी। यहाँ पे देखिए 5 कार्बन का आरयूबीपी था, 5 कार्बन के आरयूबीपी पे एक CO2 मैंने ऐड किया, तो 6 कार्बन का आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन गया, इसके 2 टुकड़े हो गए, तो आपका यहाँ पर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने, आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, पग्गा बन गया। अब मेरे भाई इसको मुझे रिड्यूस करना है, जब मैं कार्बोहाइड्रेट बना रहा हूँ, तो मैं CO2 को रिड्यूस तो कर रहा हूँ, जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की पहली स्लाइड में पढ़ा था। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट बना रहा हूँ, CO2 को रिड्यूस तो कर रहा हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, मेन स्टेप क्या होगा, रिडक्शन। कार्बोहाइड्रेट आपको बनाना है रिडक्शन, तो आप इस पग्गा को ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं बाद में। तो रिडक्शन के दौरान 2 ATP और 2 NADPH मेन एनर्जी यहाँ खर्च होती है, तो आपने ट्रायोज फॉस्फेट बनाया, यानी एक एक करके आप यहाँ पे ये जो पिंक कलर वाला कार्बन है लाते जा रहे हैं, एक साइकिल में एक कार्बन आ गया, 2 बार साइकिल चलाई 2 कार्बन आ गए, 3 बार साइकिल चलाई 3 कार्बन आ गए, एक एक करके कार्बन यहाँ पे आते जा रहे हैं। समझ लीजिए मैंने 6 बार साइकिल चलाई तो 6 कार्बन आ गए, 6 कार्बन का ग्लूकोज बना दूंगा, 12 बार साइकिल चलाई 12 कार्बन आ गए, 12 कार्बन का सुक्रोज बना दूंगा, 1000 बार साइकिल चलाई 1000 कार्बन आ गए, 1000 कार्बन का स्टार्च बना दूंगा, जितनी साइकिल चलाऊंगा हर साइकिल में एक कार्बन मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं इकट्ठे करते जाऊंगा। और ये जो टैक्सी है आरयूबीपी, इसको मैं वापस भेजूंगा, तो इसको रीजनरेट करूंगा, तीसरा स्टेप है रीजनरेशन, तो यहाँ पर रीजनरेशन में 1 ATP लगती है, यानी रिडक्शन स्टेप में 2 ATP 2 NADPH लगते हैं और रीजनरेशन में 1 ATP लगती है, तो टोटल इस केल्विन साइकिल में C3 साइकिल में 2 + 1 3 ATP लगी और 2 NADPH लगा एक राउंड में, एक राउंड में। तो मेरे भाई एक राउंड में एक कार्बन को आप लेकर आते हो, तो फॉर 1 कार्बन अगर एक कार्बन को फिक्स करना चाहते हो तो 3 ATP और 2 NADPH आपके लगेंगे। अब जितने कार्बन क्वेश्चन में दिए हैं उसको 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की अगर बात करें, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का है, तो 6 × 3 18 ATP, 6 × 2 12 NADPH। अगर समझ लीजिए 200 कार्बन का कोई स्टार्च है, 200 कार्बन का, तो 200 × 3 600 ATP, 200 × 2 400 NADPH। जितना भी आपसे कार्बन का नंबर पूछा है उसको 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 ATP पर कार्बन, 2 NADPH पर कार्बन, सिंपल, 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई, तो 3 स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, यानी सबसे पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया आरयूबीपी पे, फिर आपने क्या बनाया, 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाया, उसके 2 टुकड़े हो गए, 3 कार्बन के स्टेबल प्रोडक्ट बन गए, उसको आपने रिड्यूस करके ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया और आरयूबीपी को वापस अपने घर भेज दिया, रीजनरेट कर दिया। रिडक्शन स्टेप पे 2 ATP 2 NADPH खर्च हुए, रीजनरेशन स्टेप पे आपका 1 ATP एक्स्ट्रा खर्च हुआ, तो टोटल एक साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH का इस्तेमाल हो रहा होता है। बात समझ में? यस, बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब एक बात देखो, ये जो आरयूबीपी है इसको कार्बोक्सिलेट करने वाले एंजाइम को हम क्या कहेंगे, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। तो एक एंजाइम होता है जो बायोमोलिक्यूल्स में, इसका नाम दिया था मैंने रुबिस्को, जो दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम है, यह है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम क्यों था, क्योंकि पहली बात तो ये आपका प्लांट में पाया जाता है और प्लांट का बायोमास बहुत है, बड़े-बड़े पेड़ों में सबसे अबंडेंट यही है, तो एक तो इसलिए क्योंकि प्लांट का बायोमास है, और दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से इसकी दोस्ती है, कार्बन भी ऐड करा सकता है, ऑक्सीजन भी ऐड करा सकता है आपका अलग-अलग मॉलिक्यूल्स पे, तो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी है, या तो कोई कार्बन के साथ अच्छा बिहेव करता है, ऑक्सीजन के साथ, ये सबकी महफिलों में शुमार है, इसलिए सबसे ज्यादा अबंडेंट है। तो यहाँ पर इसकी कौन सी एक्टिविटी काम आ रही है, ये आरयूबीपी को कार्बोक्सिलेट करा रहा है, तो इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम आ रही है, रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी यहाँ पर काम आ रही है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज इसे कहते हैं। अगर ये यहाँ पर आरयूबीपी पे ऑक्सीजन ऐड कर रहा होता तो इसका नाम क्या हो जाता, आरयूबीपी ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम आ रही होती। ठीक है, करेक्ट है। यस, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका रुबिस्को है, रुबिस्को मींस आरयूबीपी राइबोलोज बिसफॉस्फेट, यहाँ से आरयू वर्ड आया,
है ना, राइबोलोज बिसफॉस्फेट से, एंड कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकता है आरयूबीपी पे, और ऑक्सीजनेज यानी ऑक्सीजन भी ऐड कर सकता है आरयूबीपी पे। तो दुनिया का सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है, क्योंकि एक तो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट का बायोमास भी ज्यादा है, एंड दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही ऐड करा सकता है आरयूबीपी पे। तो इसकी कार्बन से भी अच्छी बातचीत है और ऑक्सीजन से भी अच्छी बातचीत है, बड़ी बातचीत है इंडस्ट्री के लोगों से, तो इसलिए मोस्ट अबंडेंट है। अब किससे इसकी दोस्ती ज्यादा अच्छी है, कार्बन से या ऑक्सीजन से, ये देखो एक बार। देखो मेरे दोस्त, रुबिस्को टैलेंट का कदरदान है। समझ लीजिए मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूं और मुझे अच्छे लोग चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, मैं हायरिंग कर रहा हूं, मैंने एक इंटरव्यू रखा है जिसमें मैं बढ़िया हायरिंग कर रहा हूं, ठीक है, मुझे अपने स्टार्टअप के लिए अच्छे लोग चाहिए, तो मैंने हायरिंग ऑन कर दी। अब ये जो CO2 है ये मेरी बुआ का लड़का है, और ये जो ऑक्सीजन है ये कोई नॉर्मल आदमी है जो कि इंटरव्यू देने आया है। समझ लीजिए ये जो आपका नॉर्मल आदमी है जो मेरी बुआ का लड़का नहीं है, समझ लीजिए टैलेंटेड बहुत है, बहुत टैलेंटेड है, और मेरी बुआ के लड़के में बिल्कुल दम नहीं है, ये कम टैलेंटेड है। तो एज अ आइडियल पर्सन मुझे क्या करना चाहिए, इसको मौका देना चाहिए जिसमें टैलेंट है, तो मैंने यही किया। ऑक्सीजन अगर ज्यादा है कंसंट्रेशन में तो मैं नहीं देखूंगा सामने कौन खड़ा है, मैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड करूंगा, यानी रुबिस्को यहां ऑक्सीजन एक्टिविटी दिखाएगा। अगर समझ लीजिए बुआ का लड़का टैलेंटेड भी निकला, दूसरा जो आया था टैलेंटेड भी नहीं है, बुआ का लड़का भी है तो एडवांटेज, टैलेंटेड भी है सुपर एडवांटेज, तो इसके साथ बाइंड कर दूंगा। अगर दोनों ही बराबर है, अगर दोनों ही बराबर टैलेंटेड है तो भाई बुआ का लड़का कम से कम भरोसेमंद तो है, तो यहां मैं CO2 से बाइंड कर दूंगा। यानी रुबिस्को का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि वो आपका CO2 से ज्यादा बाइंडिंग दिखाता ही है, फेवर करता ही है CO2 को, राइट। तो जो बाइंडिंग है रुबिस्को की ये कंपेटिटिव होती है, यानी इस पे बाइंड करने के लिए कंपीट करना होता है ऑक्सीजन और CO2 को। ऑक्सीजन ज्यादा तो कंपटीशन में जीत जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा, CO2 ज्यादा तो कंपटीशन में जीत जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा, और अगर दोनों बराबर तो CO2 के प्रति थोड़ा रुझान है आपके रुबिस्को का, क्योंकि CO2 इसकी बुआ का लड़का है। ये आपने देखा, ये आपने जाना, करेक्ट है, करेक्ट है, ये आपने जाना, करेक्ट है। नेपोटिज्म यहां भी है भाई, यस, नेपोटिज्म आपका यहां पर भी चल रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यस, बहुत बढ़िया, यहां तक सब कुछ ठीक है। अरे गार मास्टर कैसे सुलुक सुलुक के पी रहे हो, क्या कर सकते हैं भाई, अरे खत्म हो गया, दवाई का टाइम 10 बजे का भाई, अभी तो आधा भी नहीं शुरू हुआ है काम, आधा बैंड बजे चलेगी, 3 घंटे में ऐसा लग रहा पता नहीं कितना 9 घंटे पढ़ा दिया भाई, है ना, कोई बात नहीं, चले आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बात हुई यहाँ पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, C2 पाथवे। सर C2 पाथवे क्या होती है, C3 C4 तो आपने बताई, व्हाट इज C2? इस C2 को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। C2 को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। देखो भाई C3 नाम तो पहले बुक हो चुका था, C4 नाम तो पहले बुक हो चुका था, इसे C2 कह दिया क्योंकि यहाँ एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है ना, 2 कार्बन का। तो यहाँ एक प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन का, एक प्रोडक्ट बनता है 2 कार्बन का, तो C3 नाम तो पहले ही जा चुका था, तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल भी है, पर C3 नाम पहले बुक कर चुके थे हम, तो इसलिए इसको C2 पाथवे नाम दे दिया। होता क्या है, आराम से देखिए, C2 पाथवे इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए नाम है C2, और इसे कहा फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन ही, आप किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और उसे तोड़ रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली रेस्पिरेशन। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन है, आप ऑक्सीजन देते जाओगे ग्लूकोज को, उसके सारे कार्बन अलग अलग होते जाएंगे, बॉन्ड्स टूटते जाएंगे और आपको एनर्जी मिलती जाएगी, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही होगी भाई, यहाँ पर भी सेम चीज हो रही होगी, यहाँ पर आप क्या करते हो बेसिकली, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन है, आप उसे तोड़ तोड़ के रेस्पायर करके सारे CO2 अलग कर देते हो, 6 CO2 अलग कर देते हो, यहाँ पर भी फोटो रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो बेसिकली CO2 रिलीज कर देते हो, उल्टा CO2 रिलीज कर देते हो। फोटोसिंथेसिस में हमें क्या करना है, CO2 जोड़ जोड़ के ग्लूकोज बनाना था, ये उसका उल्टा कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो नुकसान वाला प्रोसेस है, इट्स अ लॉस प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट लॉस प्रोसेस। लॉस प्रोसेस क्यों कहते हैं मुझे, एनर्जी यहाँ पे बनी नहीं, ATP बनी नहीं, NADPH बना नहीं, कोई आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बना नहीं, और मेरे भाई एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसमें, और CO2 भी यहाँ पर रिलीज कर दिया उल्टा, इतनी मेहनत से हमने CO2 को पकड़ पकड़ के सेल के अंदर घुसाया था, वो भी रिलीज कर दिया, यानी सारा उल्टा काम कर रहा है, ना एनर्जी बना रहा है ना ग्लूकोज बना रहा है, CO2 जो हम पकड़ के लेके आते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए उसको भी रिलीज कर रहा है, इट्स अ कंप्लीटली लॉस प्रोसेस। तो जिन प्लांट्स में ये लॉस होता होगा वो प्लांट भी कम प्रोडक्टिव होंगे, और जिन प्लांट में लॉस नहीं होता होगा वो प्लांट अच्छे होंगे, हाईली प्रोडक्टिव होंगे, एकदम सही बात है गुरुजी। यहाँ पर देखिए, इट अकर्स इन C3 प्लांट्स नॉट इन C4 प्लांट, यानी जो C4 प्लांट थे मेज सॉर्गम शुगरकेन उनमें ये लॉस नहीं होता, तो मेरे भाई क्या ये प्लांट ज्यादा बेहतर होंगे, C4 प्लांट प्रोडक्टिव होंगे, यस। और जो C3 प्लांट है इनमें ये लॉस होता है तो इनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्या ये C4 प्लांट से कम प्रोडक्टिव होंगे, बिल्कुल सर। तो क्या होता है एक्चुअल में C3 प्लांट के अंदर, आराम से मेरी बात को सुनिए। अगर समझ लीजिए किसी C3 प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन ज्यादा हो गया CO2 से, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो आपको पता है रुबिस्को कंपेटिटिव बाइंडिंग करता है, अगर ऑक्सीजन है ही ज्यादा CO2 से ज्यादा है तो इस पे बाइंडिंग भी ज्यादा होगी, करेक्ट, तो रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा। तो RuBP जो है 5 कार्बन का, ये ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा, जिसमें कोई कार्बन नहीं है ना, ये CO2 थोड़ी है जिसमें कार्बन होगा, ऑक्सीजन है इसमें कार्बन नहीं है, तो RuBP 5 कार्बन का था, ये ऑक्सीजन से बाइंड कर गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 ही कार्बन हमारे पास रहे टोटल, एक बन गया पग्गा 3 कार्बन का और एक बन गया फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का। तो यहाँ पे आपका आगे कुछ और चीजें जो है तैयार हो ही नहीं पाई, बीच में ही प्रोसेस हो गया फॉस्फोग्लाइकोलेट बनने के चक्कर में। भाई मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो रुबिस्को ऑक्सीजनेशन कराएगा, RuBP पे ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, CO2 ज्यादा है तो RuBP पे CO2 बाइंड कर जाएगा, और CO2 और ऑक्सीजन दोनों बराबर हैं तो CO2 क्योंकि मौसी का लड़का है रुबिस्को का, तो ये आपका बाइंड करना चाहेगा, इसको बाइंड करा लिया जाएगा। अगर समझ लीजिए C3 प्लांट में कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है सेल के अंदर, तो ऑक्सीजन ज्यादा अगर हो गया तो CO2 के साथ रुबिस्को बाइंड नहीं करेगा, ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो रुबिस्को कोशिश करेगा कि भाई ऑक्सीजनेशन करा दे, तो RuBP 5 कार्बन का, ऑक्सीजन में एक भी कार्बन नहीं, तो टोटल हमारे पास 5 ही कार्बन है, तो 3 कार्बन का एक पग्गा बना और 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। इस फॉस्फोग्लाइकोलेट बनने के चक्कर में क्योंकि एक बेकार मॉलिक्यूल है, कुछ काम नहीं करता आपका प्लांट में, तो यहाँ पर लॉस होने लगता है, यहाँ पर लॉस होने लगता है, और 3 ऑर्गेनेल्स मिल करके ये C2 पाथवे करा रही होती हैं, PCM यानी पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है इस पाथवे के अंदर, C2 पाथवे के अंदर। यानी जिन प्लांट्स में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे CO2 ज्यादा रहती है यहाँ पर आपका CO2 ही बाइंड करता है रुबिस्को के साथ और RuBP के साथ, तो मेरे भाई 5 कार्बन का RuBP, इस पे एक CO2 आपने ऐड कर दिया रुबिस्को की मदद से, तो 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, वो 2 पग्गा बना लेता है, एंड इस हिसाब से आगे और पाथवे चलती रहती है, लॉस नहीं होता, यस। तो C4 प्लांट्स के पास इसका मतलब कुछ ऐसा है, अब आराम से इसका एनालिसिस सुनो, डिटेल एनालिसिस सुनो। यानी C3 प्लांट जो है इनमें कभी-कभी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो सकती है, यानी इनमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो CO2 की मात्रा को बढ़ा पाए। अगर समझ लो मेरे पास कोई ऐसा हथियार होता जिससे मैं CO2 को हमेशा हाई रखता हूं सेल में, तो मैं इस लॉस से छुटकारा पा सकता था, मैं ऑक्सीजन को हाई होने नहीं देता। समझ लो ऑक्सीजन के 100 मॉलिक्यूल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 50 है, मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बढ़ाकर 150 कर पाऊं, तो मैं ऑक्सीजन को कभी अटैक करने ही नहीं दूंगा RuBP के ऊपर। यानी ये वाला मैकेनिज्म C3 में नहीं है, C3 के पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है जिससे अपने सेल्स में CO2 को बढ़ा पाए। लेकिन C4 प्लांट जो है ये इस लॉस से अपने आप को बचा लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन से, क्यों? क्योंकि हमेशा अपने अंदर CO2 की कंसंट्रेशन हाई रख पाते हैं। कैसे? क्योंकि अपने अंदर CO2 को स्टोर कर लेते हैं, अपने अंदर CO2 को स्टोर कर लेते हैं। कैसे स्टोर कर लेते हैं? आराम से सुनिए, कैसे स्टोर करते हैं, बहुत आराम से सुनिए। यहाँ पर मेरे दोस्त कुछ
बातें हैं जो आपको पहले से पता है, एक बार देख लीजिए। C4 पाथवे में फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर जो है 3 कार्बन का है, इसे कहते हैं फॉस्फोनॉल पाइरुवेट। इस फॉस्फोनॉल पाइरुवेट पे CO2 आके बाइंड करेगा तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 4 कार्बन का, इसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटेट। इसी पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे कहा क्योंकि दो साइंटिस्ट ने हैच और स्लैक ने मिलकर के इसको डिस्कवर किया था, हमें समझाया था। C3 प्लांट्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ C3 साइकिल होती है और C4 प्लांट्स होते हैं जिनमें C3 के साथ C4 भी होती है, यानी कि C3 इज अ यूनिवर्सल पाथवे, हमें पहले से पता है। एग्जांपल C4 प्लांट के हो जाते हैं SMS यानी आपका सोरघम, मेज एंड शुगरकेन, ये भी हमें पहले से पता है। C4 प्लांट्स जो है मेरे दोस्त ये ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी C4 प्लांट्स आपके ऐसे इलाके में पाए जा सकते हैं जो ड्राई है यानी जहां पानी की कमी है, सूखे इलाकों में, और ट्रॉपिकल इलाकों में जहां तापमान ज्यादा है। यहां देखिए अगर ये आपका अर्थ है और सन की किरणें अगर इस अर्थ पे पड़ रही हैं तो ये जो आपका इलाका है जहां सूरज की किरणें सबसे ज्यादा पड़ रही हैं, जहां सूरज का प्रकोप सबसे ज्यादा है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और जहां टेंपरेचर कम होता जा रहा है इसे हम कह रहे हैं टेम्परेट रीजन। और ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, इसे कहते हैं पोलर रीजन। तो ये जो इलाका है जहां सूरज का ताप सबसे ज्यादा है इसे ट्रॉपिकल रीजन कहा। तो यहां सूरज का ताप सबसे ज्यादा है तो टेंपरेचर भी सबसे ज्यादा होगा। इस इलाके में आपके ज्यादातर C4 प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो C4 प्लांट हाई टेंपरेचर को भी झेल सकते हैं एंड मेरे दोस्त आपके वाटर की कमी को भी कोप अप कर सकते हैं। ऐसा क्यों? बहुत गौर से सुनना, इसी में कुछ रहस्य छुपा हुआ है, आराम से सुनना। समझ लीजिए मैं एक C3 प्लांट हूं। अगर मैं एक C3 प्लांट हूं तो मैं बार-बार अपने स्टोमेटा को खोलूंगा। अगर मैं एक C3 प्लांट हूं तो मुझे बार-बार CO2 चाहिए। मैं क्या करूंगा? C3 प्लांट हूं, स्टोमेटा खोलूंगा, CO2 अंदर लूंगा, उस CO2 को इस्तेमाल करूंगा, फिर दोबारा CO2 लेने के लिए स्टोमेटा खोलूंगा, CO2 इस्तेमाल करूंगा, फिर दोबारा स्टोमेटा खोलूंगा, CO2 मैं इस्तेमाल करूंगा, फिर दोबारा स्टोमेटा खोलूंगा, CO2 मैं इस्तेमाल करूंगा। मतलब मैं बार-बार अपने स्टोमेटा खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं। जितनी बार मुझे CO2 की रिक्वायरमेंट है उतनी बार मुझे CO2 लानी पड़ रही है। समझ लो भाई, मेरे पास 10 रुपए का एक नोट है, मेरी मम्मी मुझे 10 रुपए से ज्यादा नहीं देती है और मेरी मम्मी कह रही है भाई कुरकुरे लेके आने। एक बार 10 रुपए का नोट दिया, मैं भाग के गया, कुरकुरा लेके आया वापस। फिर 10 रुपए का नोट दिया, मैं भाग के गया, कुरकुरा लेके आया वापस। फिर 10 रुपए का नोट दिया, मैं भाग के गया, कुरकुरा लेके आया वापस। जितनी बार मुझे कुरकुरा लाने के लिए कहा गया उतनी बार मुझे पर्सनली जाना पड़ा है। लेकिन अगर मुझे एक ही बार 100 रुपए दिए होते तो मैं 10 पैकेट इकट्ठे ले आता, 500 रुपए दिए होते 50 पैकेट इकट्ठे ले आता। तो यहाँ पर C3 प्लांट जो है तो एफर्ट बेस नहीं होता है, एक ही बार जाके ले सारे के सारे। यहाँ पे C3 प्लांट जितनी बार CO2 चाहता है उतनी बार इसे स्टोमेटा खोलना पड़ रहा है। जब स्टोमेटा खुलता है CO2 तो अंदर ले रहे हो, लेकिन जब स्टोमेटा खुलता है तो पानी भी तोड़ेगा। अगर ये ऐसे इलाके में पाए जा रहे हैं प्लांट जहां पानी की पहले से कमी है तो जो बचा खुचा पानी है, ऑलरेडी पानी कम है, बचा खुचा पानी भी उड़ जाएगा। क्या कोई अच्छी स्ट्रेटजी है? नहीं सर, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी तो नहीं है, गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर इसीलिए C3 प्लांट जो है हायर टेंपरेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी बार ये अपने स्टोमेटा खोलेंगे CO2 तो ले लेंगे, थोड़ा बहुत पानी भी तो उड़ जाएगा। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं। C4 प्लांट क्या करते हैं, एक ही बार 500 का नोट लेके चले गए, एक बार स्टोमेटा खोला, खूब सारे CO2 अंदर ले आए और उन CO2 को अंदर स्टोर कर लिया C4 एसिड की फॉर्मेट में, यानी 4 कार्बन का एसिड बना के रख लिया। जब भी जरूरत पड़ेगी CO2 को, इस एसिड को तोड़ लेंगे, स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर एसिड तोड़ के CO2 अंदर रिलीज करते रहेंगे। तो समझ लो मेरे भाई, आपका C3 प्लांट है। C3 प्लांट के अंदर तो कोई स्टोरेज का मैकेनिज्म है नहीं CO2 का। अगर समझ लीजिए कभी आपने स्टोमेटा खोला और ऑक्सीजन अंदर आ गया तो अंदर फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। लेकिन अगर समझ लीजिए C4 प्लांट है, इसके अंदर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ भी गया तो मेरे भाई यहाँ पर CO2 का अंदर भंडार है, CO2 आप बढ़ा के वैसे ज्यादा कर दोगे तो फोटो रेस्पिरेशन में लॉस नहीं हो पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेरे भाई। इसका मतलब ये C4 प्लांट है स्मार्ट है, एक ही बार स्टोमेटा खोलेगा और खूब सारे CO2 को अंदर बुला लेगा और बार-बार स्टोमेटा नहीं खोलता तो पानी को भी बचा रहा होता है। और इसीलिए मेरे भाई इसमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलती, इसीलिए ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा होता। यस, लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा होता। तो देखो व्हाई C4 प्लांट्स आर स्पेशल, व्हाई C4 प्लांट्स आर स्पेशल। आराम से देखो मेरे भाई, C4 प्लांट स्पेशल क्यों है? भाई C3 प्लांट जो है इनको जितनी भी बार CO2 लेनी है, इनको बार-बार स्टोमेटा खोलना पड़ेगा। दे हैव टू ओपन देयर स्टोमेटा, जितनी भी बार इनको CO2 चाहिए। तो मेरे भाई बार-बार स्टोमेटा खोलेंगे तो स्टोमेटा खोलने से CO2 तो अंदर आ जाएगा लेकिन पानी भी उड़ेगा, पानी का लॉस नहीं हो जाएगा। देयरफॉर C3 प्लांट ऐसे इलाके में नहीं रह सकते जहां पानी की कमी है, जहां टेंपरेचर ज्यादा है, क्योंकि पानी को लॉस करते हैं बहुत ज्यादा। और ये अपने अंदर CO2 को स्टोर भी नहीं कर पा रहे हैं। जितनी बार स्टोमेटा खोल रहे हैं तभी इनके अंदर CO2 आ पा रहा है, इसके अंदर स्टोरेज का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर कल को ऑक्सीजन इनके सेल में ज्यादा हो जाता है, ये CO2 की मात्रा नहीं बढ़ा पाएंगे, ऑक्सीजन ही ज्यादा रहेगा, CO2 की मात्रा ये नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि इनके अंदर CO2 स्टोर नहीं होता। तो इनमें ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से रूबिस को आपका ऑक्सीजन चढ़ा देगा RUBP के ऊपर, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगी, इसलिए एक लॉस वाला प्लांट है। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप यहाँ पर देखें C4 प्लांट को, तो C4 प्लांट जो है ये आपका CO2 को स्टोर कर सकता है C4 एसिड बना के। यानी कभी भी अगर जीवन में ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा हो गया C4 प्लांट के अंदर तो ये CO2 को और ज्यादा कर लेगा, जो स्टोर्ड CO2 होगी इसको रिलीज कर देगा। तो मेरे पास CO2 की मात्रा ज्यादा है तो रूबिस को आपका CO2 के साथ ही एक्ट करना पसंद करेगा, तो कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, कोई लॉस यहाँ पर नहीं होगा। तो स्टोमेटा ये एक ही बार खोलते हैं और खूब सारा CO2 अंदर ले लेते हैं, इसीलिए इनमें बार-बार स्टोमेटा खोलने का झंझट नहीं है, तो पानी लॉस नहीं होता। इसका मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक सेफ रह सकते हैं। करेक्ट है? इतनी बात आपको समझ में आई? एक बार दिलों की बारिश कर दो मेरे भाई, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और C4 पाथवे को डिटेल में समझ सकें। बस आपका यहाँ पर ये 3 स्लाइड का काम बचा हुआ है, मेन आपका चैप्टर का कंटेंट खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम थोड़ी देर के अंदर। सबको समझ में आ रहा है? एक बार बताइए, मैं एक बार यार एसी बढ़ा लेता हूँ, एसी की कैसी हो रही है? यस, इतनी बात समझ में आई? हाँ ना बोलिए, एक बार फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए। भाई C4 एसिड बना करके C4 प्लांट जो है बेसिकली अपने अंदर CO2 स्टोर कर सकते हैं, तो उनके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहती है, तो फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाएगा। फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन ज्यादा हो CO2 से। C4 प्लांट्स तो अपने अंदर CO2 स्टोर करके बैठे हैं तो फोटो रेस्पिरेशन का चांस नहीं। C3 प्लांट्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है CO2 स्टोर करने का, तो उनमें कभी-कभी ऑक्सीजन भी ज्यादा हो सकती है तो थोड़ा बहुत लॉस वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? करेक्ट है भाई? यस, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब देखो C4 प्लांट और स्पेशल क्यों होते हैं? स्पेशल तो है, बहुत स्पेशल है, ज्यादा स्पेशल क्यों है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि C4 प्लांट में ऐसा स्टोरेज क्यों हो पा रहा है, इतनी बेटर अरेंजमेंट आपकी क्यों देखने को मिल रही है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल, आराम से देखिए। इनमें पाई जाती है खास प्रकार की एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे इनकी पत्ती का जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इनमें खास प्रकार की एनाटॉमी देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी C4 प्लांट की स्पेशलिटी है। क्रैंज का मतलब होता है व्रेथ, गुरुजी ये बात कर दी ना, हमें क्रैंज पता है ना हमें व्रेथ पता है। क्रैंज का मतलब व्रेथ होता है और व्रेथ का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सेल्स, यानी यहां दो अलग-अलग टाइप के सेल्स होंगे। C3 प्लांट नॉर्मल प्लांट है जहां मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे होते हैं, सिंपल। यहां पर दो अलग-अलग प्रकार के सेल होंगे, डिफरेंट सेल होंगे। पहला मेसोफिल सेल तो होगा ही होगा, यहां बंडल शीथ सेल भी है। बंडल शीथ सेल मतलब वस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम के बंडल को कवर करने वाली शीथ, बंडल शीथ यहां पर पाई जाएगी। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये आपके मेसोफिल सेल हैं, राउंड या ओवल होते हैं और इनकी बाउंड्री के ऊपर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, खूब सारे क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी मेसोफिल सेल, ये भी मेसोफिल सेल, ये भी मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स पाए जा रहे हैं खूब सारे प्लांट के अंदर भरे हुए। यहां आपका वस्कुलर बंडल है यानी जाइलम फ्लोएम का बंडल है, इस बंडल के ऊपर है बंडल शीथ सेल। ये आपकी एक शीथ की लेयर है, ये आपकी दूसरी लेयर है, ये आपकी तीसरी लेयर है और यहां आपके सेल हैं, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, आपके सेल्स हैं।
और इन सेल्स में भी खूब क्लोरोप्लास्ट भरे हुए होते हैं, यानी बंडल शीट सेल का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट के नंबर को बढ़ा देना। पहले क्लोरोप्लास्ट आपके सिर्फ मेसोफिल सेल में पाए जा रहे थे, बंडल शीट सेल में भी पाए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए जो आपके C4 प्लांट है बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, खूब सारे क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बंडल शीट सेल को देख के क्या हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ इन सेल्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, यहाँ देखो थोड़ा बहुत गैप है, ये राउंड ओवल सेल है, बीच में गैप है, इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, एकदम टाइटली पैक्ड है। तो पहली बात, ये जो बंडल शीट सेल है मल्टी लेयर्ड है, देखो 3 लेयर तो मैंने खुद बना के दिखाई, तो पहली बात है मल्टी लेयर्ड है। दूसरी बात में क्लोरोप्लास्ट खूब ठोक ठोक के भरे हुए हैं, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बहुत अबंडेंट है, शक्ल देख के पता लगा, सब कुछ नई बात नहीं बता रहा मैं। तीसरा, सेल सारे टाइटली पैक्ड, यानी सेल्स के बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोई भी दो सेल देख लो एकदम टाइटली पैक्ड है, बीच में जरा सा भी गैप नहीं। एंड मेरे भाई ये इतने टाइटली पैक्ड क्यों है? इनकी एक खास बात है, ये ऐसे सेल्स हैं जिनके बीच से हवा भी पास नहीं हो सकती, यानी इतने टाइटली पैक्ड है, इम्परवियस या इम्परमिएबल टू गैसियस एक्सचेंज, यानी ना कोई गैस अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है, इतनी खास इनके अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलती है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। अब मेरे भाई ये जो आपकी एनाटॉमी है, इसमें मैं एक मेसोफिल सेल ले लेता हूं ये वाला, और एक बंडल शीट सेल ले लेता हूं ये वाला जो पास पास पाए जा रहे हैं, और इनकी शक्ल में बना लेता हूं, तो एक बार गौर से देखना, यहां देखो बहुत गौर से। मैंने कहा कि ये आपका मेसोफिल सेल है, इसके साथ एडजस्टेड है एक बंडल शीट सेल, दोनों के साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से, माल इधर उधर भेजा जा सकता है प्लाज्मोडेस्माटा से। ठीक है, एकदम ठीक है सर, आराम से मेरी बात को सुनना मेरे भाई। अगर ये एक C4 प्लांट है, अगर ये एक C4 प्लांट है, तो यहाँ पर मेसोफिल सेल जो है इसमें पेप पाया जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो 3 कार्बन का पहला एक्सेप्टर है कार्बन का, इसके ऊपर कार्बन लग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लग जाएगा, 3 कार्बन का पेप, इसके ऊपर CO2 लग गया, तो आपका एंजाइम हो गया पेप कार्बोक्सिलेज, पेप के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने वाला पेप कार्बोक्सिलेज, जिसे पेप केज भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पेप कार्बोक्सिलेज। तो 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ बन गया, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम ट्रांसफर कर देते हैं बंडल शीट सेल में मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनाकर, जो कि 4 कार्बन के ही हैं। मैलिक एस्पार्टिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, तो हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, एकदम ठीक। अब देखिए जो 4 कार्बन का एसिड है, इसे मैंने जब पहुंचा दिया बंडल शीट सेल में, सबसे पहली बात मैंने एसिड बना के क्यों पहुंचाया? मेरी बात बहुत गौर से सुनना मेरे भाई, मेरी बात बहुत गौर से सुनना मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि ये जो आपके सेल्स थे, ये इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, यानी इनके अंदर कोई गैस भी नहीं आ सकती, तो मेरे भाई CO2 यहाँ पर सीधी सीधी नहीं आ सकती थी, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ एसिड बनाकर इसको भेजा, मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड। और जब भी आपको जरूरत पड़े CO2 की, इस मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड को आप तोड़ लो, ये 4 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है या वापस कर देंगे, या वापस कर देंगे, और एक CO2 जो आपने ऐड किया था यही रिलीज हो जाएगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे भाई यहाँ पर इस सेल के अंदर इट इज इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, कोई गैस अंदर नहीं आ सकती, तो इसीलिए आपने एसिड बना करके सामान को यहाँ भेजा था, CO2 को यहाँ तक भेजा था एसिड के फॉर्मेट में, तो आपकी कोई गैस अंदर नहीं आ सकती, इट इज इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, तो CO2 बाहर भी तो नहीं जा सकती, यानी क्या CO2 मैंने यहाँ ऐड कर दी? सर ये CO2 मैंने ऐड कर दी, मुझे इस सेल में CO2 की मात्रा बढ़ानी थी जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ना बढ़ पाए, मुझे फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस को रोकना था। CO2 बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, आपका गैस ना इस सेल के अंदर आ सकती है डायरेक्टली, ना इससे बाहर जा सकती है, मैंने इस चीज का फायदा उठाया, गैस अंदर नहीं आ सकती, तो मैंने आपका CO2 एसिड की फॉर्मेट में एसिड बना करके अंदर भेज दिया, और यहाँ आके CO2 को अनलॉक कर लिया, रिलीज कर लिया, और गैस बाहर भी नहीं जा सकती, तो अंदर क्या हो गई। अब जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी CO2 की, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी CO2 की, मैं इस एसिड को तोड़ूंगा, मैलिक एस्पार्टिक एसिड को तोड़ूंगा, CO2 रिलीज करूंगा, पेप को मैं वापस भेज दूंगा, दोबारा नया CO2 लेके आएगा, उसे एसिड बना करके मैं फिर अंदर ले आऊंगा, फिर CO2 रिलीज करूंगा, फिर 3 कार्बन का आपका पेप वापस भेज दूंगा, इस हिसाब से आपका पेप भी रीजनरेट होता रहेगा, और हर पेप एक CO2 को अंदर की साइड भी लेकर के आता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था, ये CO2 जब अंदर आ जाती है बंडल शीट सेल में, तो C3 साइकिल एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि C3 साइकिल यूनिवर्सल है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए तो C3 साइकिल यूज होगी, यहाँ पर CO2 को अंदर भेजने के लिए C4 साइकिल इस्तेमाल होती है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो यहाँ पर जो मेसोफिल सेल था, इसमें पेप कार्बोक्सिलेज पाया जा रहा है एंजाइम पेप्टेज, यहाँ कोई C3 साइकिल नहीं हो रही, तो रुबिस को नहीं यहाँ पर, यहाँ पर C3 साइकिल हो रही है बंडल शीट सेल में, तो रुबिस को यहाँ पाया जाएगा, कोई पेप्टेज यहाँ नहीं है, पेप्टेज मेसोफिल सेल में, रुबिस को आपका बंडल शीट सेल में, ये आपने देखा। तो मेसोफिल सेल में पेप्टेज और बंडल शीट सेल में रुबिस को ये आपने देखा। करेक्ट। अब देखिए C3 साइकिल में कितने ATP और NADPH लगते हैं? सर C3 साइकिल में अगर मैं एक कार्बन को फिक्स करने की बात करूं तो 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं, और एक कार्बन में अगर आप देखें पेप जो इस्तेमाल हो रहा है इसको रीजनरेट करने में 2 ATP अलग से लगते हैं, तो यहाँ पर टोटल ATP कितने हुए भाई? 3 ATP और 2 NADPH तो C3 साइकिल में लगेंगे, 2 ATP पेप रीजनरेशन में लगेंगे, तो टोटल एक कार्बन को यहाँ पहुंचाने में, C3 साइकिल कराने में, वापस भेजने में पेप को, टोटल कितने आपके ATP खर्च हुए? 3 ATP यहाँ पर, 2 ATP पेप रीजनरेशन में और 2 NADPH यहाँ पर, तो आपके टोटल 5 ATP और 2 NADPH। यानी C3 साइकिल में अगर आप देखें, C3 साइकिल में अगर आप देखें तो जितने भी कार्बन थे उनको आप 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक कार्बन के लिए 3 ATP और 2 NADPH, यहाँ पर आपका पेप रीजनरेशन के 2 ATP और ऐड कर दो तो टोटल हो जाएंगे 5 ATP और 2 NADPH। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। वहां आप 3 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ लीजिए ग्लूकोज में बनाता हूं C3 प्लांट में, तो कितने ATP लगेंगे? ग्लूकोज है 6 कार्बन का, ATP लग जाएंगे 6 × 3 यानी 18, और आपका NADPH कितने लग जाएंगे? 6 × 2 यानी 12। यही 6 कार्बन का ग्लूकोज में अगर बनाता हूं C4 प्लांट में, तो 6 × 5 30 ATP लग जाएंगे, 6 × 2 12 NADPH लग जाएंगे। NADPH कांस्टेंट है आपके C3 C4 में, ATP का नंबर चेंज हो जाएगा, 3 ATP पर कार्बन इन C3 साइकिल, 5 ATP पर कार्बन इन C4 साइकिल, ये आपने देखा। 2 ATP ज्यादा लगे ना, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हो गया, पेप को रीजनरेट करने में भी ATP लग रहा होगा। मैलिक एस्पार्टिक एसिड क्यों बना? क्योंकि मैलिक एस्पार्टिक एसिड बनने का एक प्रोसेस है, इसे कहते हैं शटल फॉर्मेशन। देखिए अगर आप अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ कर कहीं जा रहे हैं तो आपको दोस्त को पैसा नहीं देना है, लेकिन अगर आप कैब करके जा रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी एंट्री फ्री होती है सेल में, मैलिक और एस्पार्टिक एसिड ऐसे केमिकल हैं, तो ये फ्री में आपको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ये मैं रेस्पिरेशन में डिटेल में बताऊंगा, हमारी लास्ट स्लाइड जो होगी आज रेस्पिरेशन की, उसमें ये टॉपिक आएगा मैलिक एस्पार्टिक एसिड शटल, वहां सेम बात मैं रिपीट करूंगा, सेम बात रिपीट करूंगा। क्या क्या समझ में आया बताओ एक बार, इसी से चला लेते हैं बहुत। यस, क्या रिपीट करना है भाई? समझ में आ गया तो दिल छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आया तो क्या रिपीट करना है बताइए मेरे भाई। मैंने आपको बताया, आराम से देखो, ये देखो, ये है आपका मेसोफिल सेल, ये है आपका मेसोफिल सेल, ये आपका बंडल शीट सेल, ये मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीट सेल है। आपके इस मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है? पेप्टेज, तो ये क्या करेगा आपका पेप्टेज यानी पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो ये है आपका मेसोफिल सेल और ये है आपका बंडल शीट सेल, ठीक है। मेसोफिल सेल में आपका क्या हो गया? मेसोफिल सेल में आपका पेप्टेज एंजाइम पाया जाएगा, तो यहाँ 3 कार्बन का पेप है, इस पे 1 कार्बन का CO2 मैं जोड़ूंगा तो बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मैं मैलिक या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करूंगा जिससे इसका ट्रांसपोर्ट आसान हो जाए, और इसे भेजूंगा बंडल शीट सेल में। ये मैलिक एस्पार्टिक एसिड 4 कार्बन का है, 4 कार्बन के एसिड को मैं तोड़ूंगा, एक CO2 यहाँ रिलीज हो जाएगा, 3 कार्बन का पेप वापस आ जाएगा। ये जो CO2 रिलीज हुआ है C3 पाथवे में घुस जाएगा, यानी आपका केल्विन साइकिल दिखाने लगेगा, यानी पेप को मैं कार्बोक्सिलेट करता हूं मेसोफिल सेल में, तो पेप्टेज एंजाइम लगता है।
आपका 4 कार्बन का ऑक्सिजन एसिटिक एसिड यहाँ बना मैलिक एस्पार्टिक एसिड बनाकर मैं इसका ट्रांसपोर्ट आसान कर लेता हूं। तो मैलिक एस्पार्टिक एसिड शटल की मदद से मैं फ्री में इस ऑक्सिजन एसिटिक एसिड को यहाँ भेज देता हूं। ठीक है, इस ऑक्सिजन एसिटिक एसिड को मैलिक एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करके यहाँ भेज देता हूं। 4 कार्बन का एसिड है, इसको मैं तोड़ दूंगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके, एक 3 कार्बन का टुकड़ा हो जाएगा जो कि आगे चल के पैप में जनरेट हो जाएगा, एक CO2 यहाँ पे रिलीज हो गया जो C3 साइकिल में घुस जाएगा। यानी अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए तो C3 साइकिल इंपॉर्टेंट है। यहाँ बस 2 प्रकार के सेल्स पाए जा रहे हैं क्योंकि इस बंडल शीट की काबिलियत है कि ना ये किसी गैस को अंदर आने देता है ना ये किसी गैस को बाहर जाने देता है, इसलिए CO2 सीधी सीधी बंडल शीट सेल में नहीं घुसी, एसिड के फॉर्मेट में आपके सेल में घुसी। एंड अब अगर घुस गई है सेल में तो बाहर नहीं जा सकती, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अंदर CO2 की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, CO2 को अंदर मैंने स्टोर कर दिया जिससे फोटो रेस्पिरेशन लॉस ना हो। ये हमने देखा। सभी लोग दिल्ली भेज रहे हैं तो ये कौन बोल रहा है, समझ नहीं आया, समझ गए, बहुत बढ़िया। इस पे मत मारा जाएगा बंदूक की गोली से। यस आओ, आ जाओ मेरे भाई, यस आओ मेरे दोस्त। अब देखो कैंप पाथवे, एक छोटा सा पाथवे हो रहा है कैंप पाथवे। कैंप पाथवे मतलब क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये कुछ डेजर्ट प्लांट का अलग से एडेप्टेशन है। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कुछ डेजर्ट प्लांट का अलग से एडेप्टेशन है, जैसे यूफोर्बिया वगैरह का। क्या होता है यहाँ पर, डेजर्ट प्लांट है तो इनको पानी बचाना होता है, तो पानी कैसे बचाएंगे, आराम से सुनो। अगर मेरे भाई नॉर्मल प्लांट की बात करूं तो नॉर्मल प्लांट में स्टोमेटा दिन के टाइम ओपन होता है, दिन के टाइम स्टोमेटा ओपन होगा तो दिन के टाइम टेंपरेचर ज्यादा होता है, पानी उड़ जाएगा, टेंपरेचर ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन होगी, पानी उड़ जाएगा तो पानी का लॉस हो जाएगा। यहाँ पर अगर रेगिस्तान वाले प्लांट भी यही करने लगे, दिन में स्टोमेटा खोलने लगे तो पानी तो सारे उड़ जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये जुगाड़ क्या करते हैं, रात के टाइम पे स्टोमेटा खोलते हैं। रात के टाइम पे स्टोमेटा खोलना है, रात को तापमान कम है तो पानी भी बहुत ज्यादा नहीं उड़ेगा, पानी का लॉस नहीं होगा, और रात को स्टोमेटा खोल के खूब सारी CO2 भी इन्होंने अपने अंदर भर ली, तो इनका काम भी हो गया, इनमें CO2 भी आ गया और पानी भी नहीं उड़ा, वाटर भी कंजर्व हो गया। ये हमने देखा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, यस करेक्ट है, इतनी सी बात थी, आपके सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ऐड कर दिया। Which of the following statement about Rubisco is true? क्वेश्चन सॉल्व कर दो, पिछले साल का क्वेश्चन है एकदम ताजा। They are active only in dark। मेरे भाई अगर आपका लाइट रिएक्शन 11 बजे शुरू हो गया, 11:15 पे ATP NADPH बन गया, तो 11:30 काम करने लग जाएगा, 1 बजे काम करने लग जाएगा, 2 बजे काम करने लग जाएगा, ATP NADPH बन रहे हैं तो काम करेगा। तो इट इज एक्टिव ओनली इन डार्क, नहीं। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, नहीं, CO2 उसकी बुआ का लड़का है। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्वड इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस में नहीं। कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन कराता है, कैटालाइसिस कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है डिपेंडिंग अपॉन CO2 ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है, उत्तर हो जाएगा मिस्टर डी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो बातें। Statement 1, in C3 plants some O2 binds, in C3 plants some O2 binds with Rubisco, hence CO2 fixation is decreased। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है और वो Rubisco से बाइंड कर गई तो ऑक्सीजनेशन होने लग जाएगी, कार्बोक्सिलेशन नहीं, तो ये बात करेक्ट है, डिक्रीज हो जाती है कार्बोक्सिलेशन। इन C4 plants mesophyll cell shows very little photorespiration while bundle sheath shows do not show photorespiration। ये बात मुझे बताओ, क्या बात करेक्ट है, क्या C4 प्लांट में फोटोरेस्पिरेशन होती है, क्या C4 प्लांट में फोटोरेस्पिरेशन होती है, नहीं गुरुजी, है ना। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी वाली गलत है, पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पे भाई, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहले देखो C3 प्लांट में अगर आपका ऑक्सीजन Rubisco से बाइंड कर गया तो कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, तो CO2 फिक्सेशन कर दिया। C4 प्लांट में mesophyll shows very little photorespiration while bundle sheath cell do not show photorespiration। तो बंडल शीट सेल में तो हो ही नहीं सकता, वहां तो CO2 ज्यादा स्टोर है, लेकिन यहाँ पर भी आपका यूजुअली नेग्लेक्ट किया जाता है इसको, है ना, क्योंकि Rubisco आपका है ही नहीं। देखो मेरे भाई यहाँ पे देखो, आपका Rubisco जो है यही जब आपका ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी दिखाएगा तब होगा ना आपका फोटोरेस्पिरेशन। ये तो बंडल शीट सेल में, बंडल शीट सेल में CO2 वैसे ज्यादा है, यहाँ Rubisco ही नहीं है, तो होगा कैसे, तो फोटोरेस्पिरेशन अवॉइड किया जाता है, उत्तर हो जाता है मिस्टर ए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 Rubisco इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, ठीक बात है। फोटोरेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट, अभी बताया था, ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, एकदम सही, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। What is the role of large bundle sheath cell? बंडल शीट सेल का काम क्या है, खूब बड़े-बड़े बंडल शीट सेल पाए जा रहे थे आपके वस्कुलर बंडल के अराउंड, इनका रोल क्या है C4 प्लांट के अंदर, टू प्रोटेक्ट वस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, टू प्रोवाइड साइट फॉर फोटोरेस्पिरेशन, फोटोरेस्पिरेशन से बचने के लिए तो सारा जुगाड़ किया था, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बढ़ाए जा सके जिससे उनमें C3 साइकिल अच्छे से हो पाए, C3 साइकिल यहाँ हो रही होती है आपके बंडल शीट सेल में, तो इनेबल प्लांट टू टॉलरेट हाई टेंपरेचर, उसके लिए अलग जुगाड़ है, वो स्टोमेटा खोलने बंद करने वाला प्रिंसिपल है, मेन है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ाना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज अ पेप एंड इज फाउंड इन mesophyll cell, mesophyll cell में पाया जाता है, वही पेप केस है, ठीक है। mesophyll cell of C4 plants lack Rubisco, वहां पेप केस है, Rubisco नहीं होता, Rubisco है आपका बंडल शीट सेल में, एकदम सही बात है, दोनों बातें ठीक हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, करेक्ट है, एकदम करेक्ट। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम, मेज सॉर्गम शुगर केन में यानी SMS में जो कि C4 प्लांट है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है CO2 फिक्सेशन का, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है CO2 फिक्सेशन का, C4 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, करेक्ट हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मिस्टर ए। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ Rubisco एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अगर Rubisco की ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी जाग गई, अगर ये 5 कार्बन का RUBP है, इस पे अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूं तो क्या बनेगा, 3 कार्बन का बनेगा पग्गा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 2 कार्बन का बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये थी आपकी C2 पाथवे, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, तो बात तो ये भी ठीक है। 6 कार्बन का कुछ नहीं बना, एक 3 कार्बन का, एक 2 कार्बन का है, 4 कार्बन का कुछ नहीं बना, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के, 6 कार्बन मेरे पास है नहीं, टोटली 5 कार्बन है, यहाँ कोई कार्बन है नहीं, तो एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का बना, एक 2 कार्बन का बना, ये पहली जो स्टेटमेंट है ये हाफ करेक्ट है, तो ठीक है, बाकी तो सारी गलत है, पहली वाली स्टेटमेंट आधी तो है कम से कम, ये आपको देखना होगा। Which of the following statement is incorrect? गंदी बात कौन सी है यहाँ पर, which of the following statement is incorrect? In C4 plant site of Rubisco activity is mesophyll cell, नहीं बंडल शीट सेल में पाए जाते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर Rubisco activity is a 5 कार्बन कंपाउंड RUBP, को या तो कार्बोक्सिलेट करता है या ऑक्सीजनेट करता है आपका Rubisco, तो 5 कार्बन का है वो ठीक है। Rubisco एक्शन रिक्वायर ATP and NADPH, ATP and NADPH की जरूरत पड़ती है केल्विन साइकिल के दौरान और C4 पाथवे के दौरान, तो जरूरत है इसको। Rubisco is a bifunctional enzyme, CO2 और ऑक्सीजन दोनों के साथ एक्ट कर सकता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका मिस्टर 1 हो जाएगा, करेक्ट, यस, ये आपकी मेन बात है, बड़ी बातचीत है, करेक्ट। मैं देख लूं आज कितनी स्लाइड्स हैं एक बार, 180 के आसपास होनी चाहिए, लेट्स चेक। हाँ 170 के आसपास है, और टाइम रहा तो हम लोग थोड़ा और ऊपर भी बढ़ सकते हैं, एनिमल किंगडम का बचा हुआ पार्ट भी कर सकते हैं, यस करेक्ट है मेरे भाई, आई सब कुछ ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ में आई, एक बार दिल उड़ा दो मेरे दोस्त इन द चैट सेक्शन, दिल उड़ा दो एक बार। ठीक है भाई, आ जाइए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आज का सबसे बड़ा चैप्टर ये, इसके बाद छोटे हैं कंपैरेटिवली, इसके बाद छोटे हैं कंपैरेटिवली छोटे हैं। तो
तो अभी हमें पढ़ाते हुए हो गया, कितना टाइम हो गया, 3.5 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। अगले 20-25-30 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, 4 घंटे में चैप्टर खत्म, है ना। फिर आपके आगे के थोड़ा सा पेस भी हमारा बन जाता है। पहला चैप्टर हमेशा स्लो चलता है, आपने देखा होगा, क्योंकि जब भी कोई टीचर पढ़ाने आता है एंड देयर इज अ वेरी लॉन्ग क्लास, ह्यूज क्लास, शुरू में हमेशा फाउंडेशन बनाने के लिए थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है, हमेशा। ये विधि का विधान है, ये कोई नहीं बदल सकता। यस, तो शुरू में अगर 4-4.5 घंटा लगा, ठीक है, बाद में फिर 3-3 घंटे में आपके आगे के चैप्टर्स आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, CO2 भी है ना, आपका कहीं ऑक्सीजन ज्यादा ना हो जाए, फोटो रेस्पिरेशन ना होने लगे, आपका लाइट भी है, राइट। देयर आर मेनी मोर थिंग्स, वाटर भी है, प्लांट में वाटर स्टेटस है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। इन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर समझ लीजिए आपने जान लिया उन फैक्टर्स के बारे में जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, तो क्या आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं प्लांट की? समझ लीजिए आप एक प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं, उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाना चाहते हैं, उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस आप ज्यादा करवाना चाहते हैं, तो आपको पहले पता तो लगे कि किस चीज की कमी है। समझ लीजिए एक प्लांट है, उसमें 4 फैक्टर हैं, फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी, फैक्टर डी। फैक्टर ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, बी कम है। अगर मैंने रिसर्च करके पता लगा लिया कि बी फैक्टर कम है, जिस वजह से ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्या मैं इस बी फैक्टर को बढ़ा दूंगा, इसको भी करेक्ट कर दूंगा, तो ओवरऑल रेट बढ़ जाएगा पूरे प्रोसेस का? यस। सिमिलरली मेरे भाई, अगर आप देखें यहां पर भी सेम चीज हो रही होती है। अगर आप यहां पर भी देखें तो फोटोसिंथेसिस को समझ लीजिए 5 फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, 4 फैक्टर ठीक है, एक फैक्टर कम है, आपको पता लग गया उस फैक्टर के बारे में। यार पानी कम है, अगर पानी दे दोगे तो ये प्लांट बहुत तगड़ी प्रोडक्टिविटी दिखाएगा, तो आप पानी डाल दो जाके। अगर एक प्लांट में आपको पता लग गया CO2 कम है, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में CO2 दे दो, तो वो तगड़ी फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। सो टू इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता तो लगे कि किस वजह से आपका रेट कम है, इसलिए एनालिसिस जरूरी है। तो आपके कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं, तो कुछ इंटरनल फैक्टर हैं, प्लांट के खुद के फैक्टर हैं, और कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बाहर के फैक्टर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या हुआ, गौर से सुनिए। इंटरनल फैक्टर यानी प्लांट की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे आपका डिपेंड करेगा। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब किसी प्लांट की जेनेटिक्स कैसी है। अब एक प्लांट का जेनेटिक मटेरियल इतना स्ट्रांग है, उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रांग है कि मेरे भाई ओवरऑल इसमें घनी घनी पत्तियां होती हैं, जेनेटिक्स अगर इसकी सॉलिड है तो प्रोडक्टिविटी हाई है। अगर जेनेटिक्स खराब है, प्लांट की छिछला सा है मेरे भाई, ज्यादा इसमें गहरी घनी पत्तियां नहीं है, तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जेनेटिक्स मैटर करती है। दूसरा है ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द प्लांट। कई प्लांट ऐसे होते हैं भाई, आपका जिनका ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, कहीं भी उगा दोगे बहुत तगड़े ग्रो कर जाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उनकी। कई आपके हमेशा ही मरे रहते हैं, कितनी भी अच्छी कंडीशन दे दो, ये आपके जो है कम ही ग्रो करेंगे, तो ग्रोथ पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तो वहां भी आपका ग्राफ गिर सकता है, प्रोडक्टिविटी घट सकती है। ठीक है, समझ में आ गया सर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। आराम से देखो, अगर एक प्लांट है उसमें नंबर ऑफ लीफ ज्यादा है, पत्ते ज्यादा हैं, तो क्या फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी? बिल्कुल, जितने ज्यादा पत्ते जितना बड़ा उन पत्तों का साइज। एज, अगर इनकी पत्तों की अडल्ट है, ये यंग होंगे तो बहुत छोटे पत्ते होंगे, सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा, ओल्ड होंगे तो कमजोर पत्ते होंगे। अगर इनकी एज अडल्ट है, बढ़िया एकदम पीक पे है, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस। ओरिएंटेशन, अगर लाइट की तरफ है तो ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएंगे, लाइट की तरफ नहीं है तो कम आपकी लाइट कैप्चर कर पाएंगे, जितना ज्यादा लाइट कैप्चर करेंगे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। अगर आप देखें नंबर ऑफ मेसोफिल सेल, जितने ज्यादा मेसोफिल सेल उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जितना मेसोफिल सेल का साइज बड़ा उतने में क्लोरोप्लास्ट, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें, जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट का नंबर और जितना क्लोरोप्लास्ट आपका बड़ा होगा, उतने ज्यादा इसमें क्लोरोफिल स्टोर होगा, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट का अमाउंट जितना ज्यादा, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, सबको पता है, बच्चा जानता है। इसके अलावा एक और चीज आती है, सबसे बेस्ट इंटरनल कंडीशन में, यानी प्लांट की अंदर वाली कंडीशन में हमने एक नाम यहाँ पे और नोट किया है, इसका नाम है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। यानी मैं वातावरण में कितना CO2 है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। यानी प्लांट के अंदर कितना CO2 स्टोर हो सकता है। तो C4 प्लांट आपका CO2 स्टोर कर सकते हैं, तो इनके अंदर CO2 ज्यादा, C3 प्लांट स्टोर नहीं कर पा रहे थे, इनके अंदर CO2 कम। तो C4 प्लांट अपने अंदर CO2 स्टोर कर सकते हैं, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी करेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर में मेन आता है लाइट, क्योंकि नाम ही है प्रोसेस का फोटोसिंथेसिस, तो लाइट कैसी है, किस वेवलेंथ की लाइट आ रही है, कितनी देर के लिए लाइट आ रही है, ये सारी चीजें। दूसरा टेम्परेचर, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, डार्क रिएक्शंस, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। रूबिस्को वगैरह है एंजाइम, उनकी एक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। CO2 कंसंट्रेशन की CO2 एटमॉस्फेयर में कितनी है, एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन देखने को मिली। एंड वाटर, पानी कितना है आपका प्लांट के पास। आप देखिए पानी जो है यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट भी काम कर रहा था फोटोसिंथेसिस में, आपका स्प्लिटिंग भी हो रही थी मैंगनीज और क्लोरीन की मदद से, तो आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा था आपका वाटर टूट करके। और वाटर डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को हैम्पर नहीं करता, पर इनडायरेक्टली जरूर हैम्पर करता है। समझ लीजिए आपका कोई प्लांट है, उसको कम पानी दिया हमने, कोई प्लांट है उसको कम पानी दिया, अगर कम पानी दिया तो पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी। अगर पत्तियां सिकुड़ गई तो पत्ती का सरफेस एरिया गिर गया। अगर सरफेस एरिया गिर गया तो कम लाइट आएगी ना, एक तो चौड़ी पत्ती है ज्यादा लाइट को गिरेगी, एक पतली पत्ती है कम लाइट एब्जॉर्ब करेगी, तो लाइट की कमी हो जाएगी। अगर आपका पानी कम है एक पर्टिकुलर आपके प्लांट में, तो लीफ कर्ल हो जाएंगी, लीफ कर्ल हो जाएंगी तो कम लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रही होंगी, तो लाइट भी आपकी कम हो जाएगी, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस गिर जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, अगर आपका पानी कम है किसी पत्ती में, तो पानी को बचाने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए आपके CO2 को उसको स्टोमेटा को बंद कर लीजिए। प्लांट के पास पहले ही पानी की कमी है, बचा कुचा पानी लॉस ना हो जाए, इसलिए स्टोमेटा को बंद कर लिया जाएगा। अगर स्टोमेटा नहीं खुल रहे हैं तो CO2 भी अंदर नहीं आ पाएगी। पानी को बचाने के लिए स्टोमेटा लॉक करने पड़ेंगे, तो CO2 भी अंदर नहीं आ पा रही, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। तो अगर पानी कम है तो स्टोमेटा क्लोज कर लिया आपने, स्टोमेटा क्लोज कर लिया तो CO2 भी तो अंदर नहीं आ पाई। तो पानी डायरेक्टली आपके रेट को इफेक्ट नहीं करता फोटोसिंथेसिस के, लेकिन पानी की कमी है तो पत्ते भी आपके सिकुड़ जाएंगे, तो लाइट भी कम पड़ेगी पत्तों पे, एंड अपने स्टोमेटा भी बंद कर लेंगे पानी को बचाव करने के लिए, तो आपका CO2 भी कम हो जाएगा ओवरऑल। ये आपने देखा। तो वाटर की बात तो कर ली है, लाइट, टेम्परेचर और CO2 हम डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आराम से देखिए, यहाँ आपका लॉ आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में ब्लैकमैन साहब कहते हैं, काले जली बात दी चकिन कुड़ी, दूर दूर जाओ मेरे काले रंग तू, ऐसा ब्लैकमैन साहब ने कह दिया, है ना। वैसे काका भाई ने कहा, ये ब्लैकमैन साहब ने नहीं कहा। ब्लैकमैन साहब ने क्या कहा, ब्लैकमैन साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इनमें से मेन फैक्टर कौन सा होगा, रेट मेनली किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जो सबसे लिमिटिंग होगा, जो सबसे सब ऑप्टिमल होगा, जिसकी क्वांटिटी सबसे कम होगी। यानी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, रेट लिमिटिंग स्टेप, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सेम है। जो सबसे कम है, जो स्टेप सबसे स्लो है, चिंदी है जो, उस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर जाएगा। अर्थात समझ लीजिए मेरे भाई, आप शादी बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हैं, सारे घर वाले तैयार होकर, मम्मी तैयार होकर, पापा तैयार होकर, आप तैयार होकर, बहन जो है मेकअप कर रही है, बिरला भाई पुट्टी लगा के मुंह पे लगाना स्टार्ट कर दिया और बोल रहे हैं 5 मिनट में आती हूँ, 5 मिनट में आती हूँ। 1 घंटे से तुम नीचे खड़े हो गाड़ी के पास डिपर जला करके, सारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है आपकी बिटिया रानी आएगी, लेकिन बिटिया रानी अभी भी 5 मिनट बोल रहे हैं। तुम सभी खड़े हो तैनात गाड़ी के पास बैठने के लिए तत्पर तैयार, निकलने के लिए एकदम तैयार, लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि अभी तक बेटी ने मेकअप नहीं किया है। तो तुम सबका किसी इवेंट पे पहुंचना किसके हाथ में है, उस स्लोएस्ट स्टेप के हाथ में है, जो अभी भी पुताई में लगी हुई है। यानी स्लोएस्ट स्टेप को छोड़ के गए तो ग्रह कलेश हो जाएगा, और साथ लेकर के जाने के लिए उसका टाइम पर तैयार होना बहुत जरूरी है। सबसे स्लो है, 1 घंटा भी और लेगी। तो जो सबसे चिंदी स्टेप होता है, उसी पे बाकी सारे फैक्टर्स भी मतलब कहीं ना कहीं आश्रित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पेन की फैक्ट्री है,
तो पेन की फैक्ट्री में रिफिल भी बनेगी, खोखा भी बनेगा और टोपी भी बनेगी, कैप भी बनेगी पेन की। तो टोटल पेन कितने बनेंगे हम काउंट करेंगे। देखो अगर 50 रिफिल बना दी है भाइयों ने, 40 बॉडी बना दी है और 30 कैप है, तो टोटल पेन कितने बने, 30 कैप 30 बॉडी पे लगा दूंगा और 30 रिफिल उसमें डाल दूंगा, टोटल पेन 30 ही बनेंगे जो नंबर सबसे कम है। 10 बॉडी एक्स्ट्रा है, 20 रिफिल एक्स्ट्रा है, टोटल पेन 30 ही बन पाएंगे कंप्लीट पेन। तो ये ज्यादा भी है तो इससे फर्क नहीं पड़ा, इसी पे टोटल पेन डिपेंड करेगा। 50 रिफिल 40 बॉडी और 39 कैप, तो 39 ही आपका अभी भी टोटल पेन बनेगा। 50 रिफिल 46 कैप और 45 बॉडी, अब 45 सबसे कम नंबर आपका बॉडी का है, तो इस पे डिपेंड कर जाएगा आपका टोटल पेन का नंबर। 60 रिफिल 60 बॉडी 59 कैप, तो मेरे भाई 59 इस मिनिमम नंबर पे डिपेंड कर जाएगा। 75 रिफिल 73 बॉडी 79 आपकी कैप हो जाएंगी, तो 73 सबसे कम नंबर है, इतना ही टोटल पेन आपका बनेगा। 100 रिफिल 105 बॉडी 103 कैप, तो यहाँ पर आपका 100 सबसे कम नंबर है, इतना ही टोटल पेन बनेगा। अर्थात ब्लैकमैन भाव ने क्या कहा, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू रूल इफ अ प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर, अगर एक प्रोसेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे रिफिल बॉडी और कैप पे डिपेंड करता है, तो एक्चुअल रेट जो है प्रोसेस का वो मेनली डिपेंड करेगा उस फैक्टर पे जो लिमिटिंग है, जिसका नंबर सबसे कम है। कोई भी फैक्टर जो सबसे कम है उतना ही आपका मेन रेट हो जाएगा, यानी जो सब ऑप्टिमल है, जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है, उस पे रेट डिपेंड करेगा। करके देख लो एक बार। जैसे अगर एक प्लांट है इसमें लाइट अच्छी है, CO2 अच्छा है, वाटर अच्छा है, टेंपरेचर कम है, तो इस पे रेट डिपेंड करेगा टेंपरेचर पे, क्योंकि वो सबसे कम है। यहाँ पर देखो 30 सबसे कम नंबर, तो 30 पेन 39 39 45 45 59 59 73 73 100 100 मिनिमम नंबर जो उस पे डिपेंड कर रहा है। करेक्ट, एकदम करेक्ट मुझे बात समझ में आ गई। इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर लाइट को समझने में। आराम से देखो मेरे भाई, लाइट पे कैसे आपका फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड करता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। लाइट पे कैसे रेट डिपेंड करता है, आराम से सुनना। मैं यहाँ कह रहा हूँ, यह रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यहाँ पर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट के भी अलग अलग फीचर्स हैं। सबसे पहले देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, लाइट कितनी चिलकती हुई है, कितनी इंटेंसिटी से आ रही है। दूसरा क्वालिटी ऑफ द लाइट यानी लाइट की वेवलेंथ क्या है, एंड तीसरा ड्यूरेशन ऑफ लाइट यानी लाइट कितनी देर के लिए पत्ते पे गिर रही है। तीनों को समझेंगे, पहले 2 और 3 को समझ लेते हैं क्योंकि इजी है। देखो क्वालिटी ऑफ लाइट मैटर करती है गुरुजी। क्या हर विजिबल रेंज की लाइट में सेम फोटोसिंथेसिस हो रहा था? नहीं सर, ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा हो रहा था। मतलब वेवलेंथ मैटर तो करती है, सारी एक जैसी फोटोसिंथेसिस कराते हैं, तो हम क्यों स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं? ब्लू और रेड में पिंक दिखाई दे रहा था, इसका मतलब वो लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करा सकती है, तो लाइट की क्वालिटी, लाइट की वेवलेंथ मैटर करती है। तो यहाँ आपने देखा कि 400 से 700 नैनोमीटर की जो सनलाइट होती है विजिबल रेंज की, ये फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। इसमें से भी ब्लू और रेड रीजन की जो लाइट है, ये आपकी सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करा सकती है। तो ये 400 से 700 नैनोमीटर की जो सनलाइट है, इसको हम पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी ऐसी रेडिएशन जिस पे एक्टिवली फोटोसिंथेसिस हो पाए, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इसको कहा जाता है, पार कहा जाता है। तो लाइट की वेवलेंथ मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है। दूसरा देखो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। अब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट देखो, समझ लो 4 घंटे के लिए सनलाइट दी आपने प्लांट को, तो 4 केजी इसने ग्लूकोज बना दिया। लेट्स से 8 घंटे के लिए सनलाइट दी तो 8 केजी ग्लूकोज बना दिया। जितनी ज्यादा देर के लिए दोगे उतना ज्यादा बायोमास बनेगा। रेट तो सेम ही है। रेट क्या होता है? रेट मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज रेट। यहां मैं बायोमास बनने का रेट देखूं, 4 केजी बना 4 घंटे में तो 1 केजी पर आवर का रेट है। 8 केजी बना 8 घंटे में 1 केजी पर आवर का रेट है। तो मेरे भाई यहां पर रेट तो सेम ही रहा ना, तो आपका ड्यूरेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। हां, जितनी ज्यादा सनलाइट दोगे उतना ज्यादा बायोमास बनेगा, दैट इज ट्रू। पर रेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। 1 घंटे में बराबर बायोमास बन रहा है, तो रेट चेंज नहीं हो रहा, तो ड्यूरेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। ये आपने देखा। यहां बेहतर वेवलेंथ की सनलाइट दोगे तो रेट बेहतर हो जाएगा। यहां जितनी देर के लिए दे रहे हो उतना ज्यादा बायोमास बनेगा, पर रेट सेम रहेगा। मैं गाड़ी चला रहा हूं 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे चलाई 200 किलोमीटर पहुंच गया, 3 घंटे चलाई 300 किलोमीटर पहुंच गया, तो रेट मेरा सेम ही है, रेट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यहां देखिए मेरे दोस्त, आपका इंटेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी लाइट कितनी इंटेंस है। यहां है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और यहां मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। आराम से देखिए, अगर मैं शुरू में इंटेंसिटी की बात करूं, एकदम कम है, एकदम कम है, तो क्या रेट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा? अगर इंटेंसिटी एकदम कम है, CO2 भी ठीक होगा, टेंपरेचर भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक है, इंटेंसिटी सबसे कम है, तो क्या ये रेट लिमिटिंग फैक्टर हो गया? तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, रेट भी बढ़ता है। जब तक इंटेंसिटी लिमिटिंग है तब तक मैं जैसे जैसे आपका आगे बढ़ूंगा, रेट भी बढ़ जाएगा। यहां तक इस इलाके तक जब तक लो इंटेंसिटी थी तब तक इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रही थी, तो इसी पे डायरेक्टली रेट डिपेंड कर रहा था। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई रेट बढ़ा। अब अगर इंटेंसिटी लिमिटिंग नहीं रही, कुछ और चीज लिमिटिंग हो गई, CO2 वगैरह लिमिटिंग हो गया, तो अब अगर आप बढ़ाओगे भी इंटेंसिटी को तो कोई फायदा नहीं है। मतलब इंटेंसिटी को अगर बढ़ाओगे भी तो आपका रेट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट अब किसी और चीज पे डिपेंड करने लगा है, कोई और चीज लिमिटिंग हो गई। एक टाइम तक तो इंटेंसिटी सबसे कम थी, अब हो सकता है CO2 वाटर कोई और चीज सबसे कम हो, तो अब रेट उस पे डिपेंड कर रहा है। और ज्यादा इंटेंसिटी दोगे तो हो सकता है रेट उल्टा कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट है तो आपका फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगा, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो उल्टा हो सकता है रेट कम हो जाए बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाते रहे। तो एक टाइम तक इंटेंसिटी पे ही सीधा सीधा आपका रेट डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस का, जब इंटेंसिटी कम है। लेकिन जब कोई और लिमिटिंग हो जाएगा तो इंटेंसिटी पे रेट डिपेंड करना बंद हो गया। कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो गया, जैसे CO2 लिमिटिंग हो गया, इस पे डिपेंड करेगी आपकी रेट। अभी तक इंटेंसिटी सबसे लिमिटिंग थी, तो इस पे डिपेंड करेगी सीधी सीधी आपकी रेट। जब इंटेंसिटी कम है तो यही लिमिटिंग फैक्टर है, इसी पे रेट आपका डिपेंड करेगा। एक टाइम के बाद इंटेंसिटी लिमिटिंग नहीं रही, कोई और लिमिटिंग हो गया, तो उस पे रेट डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर नहीं। सिंपल, सरल, इजी, बहुत प्यारा टॉपिक। भाई देखो मैंने क्या बताया था ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में, जो चीज सबसे कम है रेट सीधा उस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कह रहा हूं लो लाइट इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी सबसे कम है, अभी कोई लेवल है आपका CO2 का, वाटर का, टेंपरेचर का कोई लेवल है, इंटेंसिटी सबसे कम है, तो रेट सीधा सीधा इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, यानी आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट भी बढ़ेगा। एक टाइम पे जब इंटेंसिटी आपकी अब ज्यादा हो गई CO2 से, वाटर से, टेंपरेचर से, तो कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो गया, इंटेंसिटी आपकी अब रेट को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यस यस गुरुजी। टेंपरेचर की अगर हम बात करें तो देखो लाइट रिएक्शन जो है इसमें आपका टेंपरेचर का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है उतने एंजाइम्स यहां पर काम नहीं कर रहे होते। तो यहां पर मेरे दोस्त लाइट जो है इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। आपको अगर आप देखें तो सूरज की जितनी भी किरणें एक पेड़ पे पड़ रही हैं उसका 10% भी अगर प्लांट ने उठा लिया, इनफैक्ट ये भी ज्यादा है, 1% भी अगर प्लांट ने उठा लिया तो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो लाइट इज रियली अ लिमिटिंग फैक्टर। हां, अगर कोई पेड़ पौधा शेड में पड़ा हुआ है, ऊपर बहुत घने घने पेड़ हैं, नीचे घासें हैं, जिन तक छन छन के भी आपकी सनलाइट नहीं पहुंच रही है, वहां लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है। डीप ओशंस में जहां तक लाइट नहीं पहुंच रही, केव यानी गुफाएं जहां लाइट नहीं पहुंच रही, वहां लाइट की कमी महसूस होती है। अदरवाइज लाइट जितनी पड़ रही है पेड़ पे, अगर मैं एक पेड़ हूं, मेरे ऊपर जितनी भी किरणें पड़ रही हैं उनमें से मैंने 1% भी उठा ली तो मेरा काम चल जाएगा, ये यूजुअली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती। अगर आप टेंपरेचर की बात करें तो डार्क रिएक्शंस जो है एंजाइमेटिक होते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी सीधा टेंपरेचर पे, ऑप्टिमम टेंपरेचर चाहिए होता है एक्टिविटी के लिए, तो एंजाइम की एक्टिविटी सीधा तापमान पे डिपेंड कर रही होती है। यस, तो डार्क रिएक्शन जो है ये सीधा टेंपरेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइट रिएक्शन एज सच टेंपरेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो C3 प्लांट जो है ये कम तापमान पे पाए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये आपका बार-बार स्टोमेटा खोलने की आदत है इनको, तो ये पानी को कंजर्व नहीं कर सकते, तो ये गर्म इलाकों में नहीं पाए जा सकते। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इनका ऑप्टिमम तापमान है। जबकि C4 प्लांट जो है ये एक ही बार स्टोमेटा खोलते हैं और खूब सारा CO2 अंदर लेकर स्टोर कर लेते हैं, तो पानी नहीं उड़ाते बहुत ज्यादा, इसलिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी आसानी से झेल जाते हैं। करेक्ट, ये आपने देखा। तो ये आपका सन की किरणें जहां पर सीधी सीधी पड़ रही है, ये आपका ट्रॉपिकल इलाका जहां टेंपरेचर सबसे ज्यादा होता है। ये टेम्परेट इलाका है, नाम है टेम्परेट, तो ये मत समझिएगा टेंपरेचर ज्यादा है, यहां टेंपरेचर आपका कम है थोड़ा सा। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते जाओगे टेंपरेचर कम होता जाएगा। इक्वेटर से साउथ पोल गए तो भी टेंपरेचर कम हो रहा है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल गए तो भी टेंपरेचर कम हो रहा है। कल इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मेन है आपका CO2 कंसंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट स्लाइड चैप्टर की, आराम से सुनना मेरे भाई, प्यार से समझना। CO2 कंसंट्रेशन
CO2 आपका मेजर लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी काफी कम होती है। इट इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ज्यादातर प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो जो लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेट को इंपैक्ट करता है वो है आपका CO2 क्योंकि अगर आप देखें एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी 0.03 टू 0.04% है, बहुत कम। तो अगर आप CO2 की क्वांटिटी बढ़ा देते हो 0.04 से भी ऊपर कर देते हो 0.05 कर देते हो तो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। लेकिन CO2 कोई बहुत अच्छी गैस भी नहीं है। अगर इससे ऊपर आप ले जाओगे तो टाइम के बाद टॉक्सिक भी हो जाती है, यानी 0.05 तक ये ठीक है, इसके ऊपर टॉक्सिक हो जाती है। अब देखो मेरे भाई समझ लीजिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बना तो चित्र उड़ेंगे तुम्हारे दिमाग में। इस लाइन को गौर से देखना, एनसीईआरटी में चुपके से डाल दी है लेकिन बहुत जरूरी लाइन है, आराम से देखो। कभी यहाँ क्या कहते हैं एट लो लाइट इंटेंसिटी। एट लो लाइट इंटेंसिटी अगर आप CO2 की मात्रा बढ़ाओगे C3 प्लांट में या C4 प्लांट में तो क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा? सर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी है मेरी जान, मैंने तुम्हें बताया था अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो लाइट इंटेंसिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर। रेट इस पे डिपेंड कर रहा है, चाहे तुम CO2 बढ़ाओ घटाओ, टेंपरेचर बढ़ाओ घटाओ, लाइट बढ़ाओ घटाओ, नहीं फर्क पड़ता। आपका यहाँ पर लो लाइट इंटेंसिटी है तो लाइट की इंटेंसिटी पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, यही लिमिटिंग फैक्टर है। तो अगर मेरे दोस्त लो लाइट इंटेंसिटी है, यही लिमिटिंग फैक्टर है, तो बाकी चीजें बढ़ा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी बढ़ी हुई है, सबसे कम तो इंटेंसिटी है अभी। लेकिन अगर हायर लाइट इंटेंसिटी है, अगर आपने हायर लाइट इंटेंसिटी दे रखी है तो रेट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो अब यूजुअली आपका CO2 ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। अब यूजुअली CO2 ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, तो अब अगर आप CO2 को बढ़ाओगे 0.03 0.04% से बढ़ा करके 0.05% कर दोगे तो C3 प्लांट भी अच्छा फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे, C4 प्लांट भी अच्छा फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे। दे विल शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे सर? आराम से देखिए। C3 प्लांट जो है इनको ज्यादा आपका CO2 चाहिए आसपास, C4 प्लांट को कम चाहिए। क्यों? सैचुरेशन देखो यहाँ पर कितने में हो रहा है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर यानी 450 ppm। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। अगर मेरे आसपास हवा के मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, 10 लाख मॉलिक्यूल हैं, उनमें से 450 मॉलिक्यूल भी अगर निकले आपके CO2 के तो मेरा काम चल जाएगा। अगर यहाँ आप देखोगे तो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर यानी 360 ppm। अगर मेरे दोस्त 10 लाख मॉलिक्यूल है हवा के आसपास, उनमें से 360 मॉलिक्यूल भी हैं अगर CO2 के तो C4 का काम चल जाएगा। यहाँ 360 मॉलिक्यूल चाहिए 10 लाख में से, यहाँ 450 क्यों चाहिए सर C3 को? क्योंकि C3 प्लांट के बारे में हमें पता है कि C3 प्लांट बार-बार स्टोमेटा खोलता है और CO2 को चाहता है, बार-बार स्टोमेटा खोलता है और CO2 को चाहता है। जितनी बार ये स्टोमेटा खोलेगा हर बार इसको CO2 अंदर लेनी है। जितनी बार स्टोमेटा खोलेगा हर बार CO2 लेनी है तो आसपास ज्यादा CO2 होनी चाहिए, इसलिए इसे ज्यादा CO2 चाहिए। और C4 क्या करता है, एक ही बार स्टोमेटा खोलता है और धीरे-धीरे CO2 को लेकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। एक ही बार CO2 खोल के खूब इंतजार से इत्मीनान से आपका CO2 अंदर ले रहा होता है, तो कम लेवल पे भी इसकी सैचुरेशन आपको देखने को मिल जाती है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं। करेक्ट? तो सम C3 प्लांट्स लाइक टोमेटो, बेल पेपर मतलब आपका शिमला मिर्च वगैरह अलग-अलग कलर की जो होती है, रेड होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है, इनको आप आर्टिफिशियल सेटअप्स में उगा सकते हो। तो लाल-लाल टमाटर और अलग-अलग जो शिमला मिर्च है, बेल पेपर, इट्स नॉट ब्लैक पेपर, काली मिर्च नहीं, यानी टमाटर और शिमला मिर्च को आप अलग-अलग जगह पर उगा सकते हो। आर्टिफिशियल चैम्बर्स में, उनमें आप अच्छा टेंपरेचर दे सकते हो, अच्छा CO2 दे सकते हो खुद से। इन्हें ग्रीन हाउस क्रॉप्स भी कहा जाता है, यानी ग्रीन हाउस चैम्बर्स में आप कांच के चैम्बर्स में आर्टिफिशियल सिस्टम में उगा सकते हो, अच्छा टेंपरेचर आप दे सकते हो, अच्छा CO2 आप दे सकते हो। एंड मेरे दोस्त आप सब कुछ अपने मन चाहे मुताबिक दे दोगे तो आपकी यील्ड अच्छी हो जाएगी। करेक्ट? यहां तक की बात समझ में आई? बात बता दो मेरे भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां तक की बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को उड़ाओ फटाफट, इस क्वेश्चन को उड़ाइए। विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी बात ऐसी है जो गंदी है? आराम से देखिए। लाइट सैचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन, लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अगर 10% ऑफ फुल सनलाइट, मेरे भाई लाइट जितनी आ रही है प्लांट में उसका 10% उठा लिया तो बहुत हो जाएगा। यस बहुत हो जाएगा, ठीक बात है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन टू 0.05% कैन एनहांस द CO2 फिक्सेशन रेट, ठीक है। 0.03 टू 0.04 होता है नॉर्मली, 0.05 कर दोगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plant have much lower temperature optimum। नहीं भाई, C3 plant में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेंपरेचर था, C4 में आपका ज्यादा होता है 30 से 40 डिग्री होता है। टोमेटो और बेल पेपर आर ग्रीन हाउस क्रॉप जो कि आपके CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में उगाए जा सकते हैं, सारी बातें करेक्ट है। एक बात की गलती थी दैट इज मिस्टर 3, मिस्टर 3 वाली बात आपकी गंदी हो जाती है। यस हां ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? एक बार बता दो, लाल कलर के दिनों की बारिश कर दो। यस 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 हेलो सर, क्या मैं आ सकती हूँ सर? नहीं अरे आ जाओ, आ यार, जाओ। नया चैप्टर स्टार्ट आइए होने प्लीज। ब्रेक है तो हम देख लेते हैं बाहर से। सर आपके लिए कुछ है बच्चों, सर के लिए कुछ है। पहले तो हेलो 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 हेलो, आपके लिए सर कुछ है मेरे पास। हाँ, प्लीज मैम, ये लीजिए सर, पहले आप। यस आपके लिए कुछ है जी मैम। बताइए गेस करो क्या है। लिफाफा पीले कलर का दिख गया था क्या? ऑब्वियसली ऐसा अच्छा, चौड़े में लेके आओगे तो ये बताओ इसमें है क्या? इतना आर पार की नजर तो नहीं है मेरी, पर इसके अंदर कुछ पेपर डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा नहीं बच्चे गेस करेंगे हाँ, बेटा, सर के लिए कुछ आया है, क्या है ये बता दो। मुझे लग गेस गया, करो चलो। मुझे लग गया क्या है? कुछ तबाही तो होने वाली है, इसमें मुझे लगता है देयर इज माय इनविटेशन। हाँ, ये इंडिया के सर बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल का इनविटेशन है आपके लिए। तो मैंने सोचा मैं कहां कह रही हो मैं कांप रही हूँ क्या? बच्चों मैं कांप रही हूँ क्या? अरे उनका ऐसे हाथ ऐसे आपके हिल रहे हैं ऐसे। अच्छा, वो ठंड का रखा है ना आपने, इतना सारा एसी चला रखा है। तो लीजिए सर, लाइक मैम थैंक यू, तो डेट बच्चों को पता है? वेरी प्रिविलेज टू टेक इट फ्रॉम यू ऐसे यस एक फ्रेम। यस छात्र नेता युवा नेता को दिया मंत्री जी ने तोहफा। हाँ यस। अच्छा पहले ये बताइए जी सर, मैम। सुना आप होली पे भी क्लास ले रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो लेकिन एक बात बताइए, जैसे ये 28 को तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे? 27 को होगी, मैं देखना मतलब क्लास लेकर और क्लास लेकर कल मैं यहां के लिए होली पे क्लास लेंगे। ठीक है सर, मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। नहीं मैम आपका डिस्टर्ब करना पड़ता है थोड़ी देर, हमें भी अच्छा है। तो इस बात में क्या आ रहा है सर? वो तो विश्वास दिवस को बताया ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब बहुत सारी चीजें टीम मेंबर्स को बताइए, आपको भी बताइए थोड़ी और कहाँ हो रहा है सर, बता दे बच्चों को। नहीं 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 अभी नहीं, तो ये यहीं पे खोल दूँ? इसमें है लोकेशन है। मुझे पता है हाँ, लोग इसमें इनको बताना अभी आपको लगता है मुनासिब रहेगा नहीं? अच्छा। नहीं बताना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा टाइम बताना चाहिए। हाँ, कितने चैप्टर्स हो गए? एक चैप्टर देख लीजिए, मैं दवाई खा लीजिएगा। आगे। चलो अब मैं चलती हूँ, पढ़ाई करो बच्चे। आप आज यहाँ